और दोस्तों यकीन मानिए, आप जो भी अभी क्वेश्चन को बनाने वाले हो, हूबहू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्लास को जो है आप हल्के में नहीं लीजिएगा। आप जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन को कम से कम आपको एक बार देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है, जो मैथ को सरल और मजेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए जरूरी होता है। दोस्तों ये क्लास आपका क्लास 10th का तीसरा चैप्टर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको हमने बताया, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ वो क्वेश्चन आपको हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको कम से कम 10 गो ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो है 5-6 गो जो है आपको सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, और इस चैप्टर से आपको 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे इस चैप्टर का 2 गो वीडियो मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव वाला मिलेगा, उसके बाद एक सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर आपको जो है 15-17 नंबर का जो है इस वीडियो से तैयारी हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आप जो भी टीचर से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और जो आपको विधि दूंगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो टिप्स और जो ट्रिक्स मैं आपको दूंगा उस चीज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, जिस क्वेश्चन पर जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, तब जो है आप जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है उस क्वेश्चन को सटीक और तुरंत जो है उसका सही आंसर निकाल पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया है, जो आप लोगों को जो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसके बाद 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है, इसमें पूरा का पूरा नंबर आपको मैं दिलवाऊंगा। यानी कि कम से कम 90% नंबर आप जो है मेरे द्वारा गेन कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशन है। जितना भी मैं आपको क्लास दूंगा और जो भी मैं तरीका फॉलो करने के लिए कहूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ आपको जो है करना पड़ेगा। अगर वो सारी चीज़ आप करते हैं तो आप जो है मैथमेटिक्स में या गणित में आप टॉप कर सकते हो। मेरे पर विश्वास करके जितना भी मैं आपको क्लास देता हूँ एक बार देख लीजिए। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ जो आप पढ़ते हो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरा देखिए। आप जहाँ भी पढ़ते हो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और इससे पहले का जो क्लास हम दिए थे उसमें आपको हम बताए थे जो आपका यहाँ से जो है 70 नंबर का जो है 70 नंबर का तैयारी पूरी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा बोलने में हमको ये हो गया, लेकिन आपका जो है यहाँ से 80 नंबर का जो है तैयारी 80 नंबर का तैयारी आपका पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों आपसे जो है आपसे 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 गो क्वेश्चन को जो है बनाना होता है। और ये 100 क्वेश्चन जो पूछेगा, जितना भी मैं आपको क्लास करवाऊंगा वो उसी क्लास में से 100 क्वेश्चन, अगर मान के चलिए 100 क्वेश्चन नहीं भी रहता है तो 70-80 क्वेश्चन हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा। और 70-80 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 85 क्वेश्चन को बनाना है। इस प्रकार आप जो है ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर का बात है। इस 30 नंबर के लिए आपको जो है 15 को क्वेश्चन बनाना है। यानी कि आपको 30 को क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन 30 को मिलेगा, जिसमें से आपको जो है यहाँ पे 15 को क्वेश्चन को बनाना है। और ये 30 क्वेश्चन में आप यहाँ से जो है 20-22 क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना भी मैं क्लास करवाऊंगा उसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप जो है इसमें भी पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। कहे तो 50 और 30 ये दोनों मिला के 80 नंबर होता है। और आपका 80 नंबर का पूरा तैयारी का जिम्मा मैं लेता हूं। उसके बाद अगर ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी, तब आपको जो 20 नंबर बचा यानी 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का भी आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। इतना श्योर मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिवीजन का नंबर जो है ला सकते हो। यानी कि 60 से 70 नंबर तक जो है अभी भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो अभी तक मैथमेटिक्स को नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है। लेकिन जो मैथमेटिक्स को समझता है, उसको जो है पहले बना चुका है, वो तो 90 नंबर के आसपास जो है छू सकता है। और जो एक्स्ट्रा जो मेहनत कर लेगा वो 90 पार कर जाएगा और मैथमेटिक्स में जो है वो टॉप कर सकता है, ठीक है। इसमें दोस्तों मेहनत आपको ही करना है, सिर्फ मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लैब साइको सूरज पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका सर जी, आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक साइको सूरज। चलिए हम लोग जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपका जो है क्लास 10 का और मैथ जो है उस तीसरा चैप्टर होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण।
ये तीसरा चैप्टर आपका है, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, समीकरण। अब जरा सा समझिएगा, पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जब आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगा तब जो है आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहे तो इसका छोटा छोटा जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को पहले हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में। उतना अगर डिटेल में हम जाने लगे तो हमको कंसेप्ट समझाने के लिए ही 3-4 घंटे लग जाएगा। तब अगर वो 3-4 घंटे आपको हम दे दिए समझाने के लिए, आपसे मैथ में आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, फिर भी आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आ सकते हो, है ना। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव का क्लास है, इसीलिए उतना डिटेल में हम कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक। जो क्या कहते हैं, जो आपको ज़रूरी है जितना, सिर्फ उतना ही मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का जो है विश्लेषण हम करते हैं, जिसका क्या अर्थ हुआ। जैसे यहाँ पे है दो चर, दो का मतलब हुआ दूगो, दो का मतलब क्या हुआ, दो, और चर का मतलब ऐसा राशि जो कभी भी बदल सकती है, जो स्थिर नहीं रहता है। जैसे हम लोग ABCD का जो भी अक्षर हम प्रयोग करते हैं वो सारी अक्षर जो है चर होता है, ठीक है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो गो चर हो और वो रैखिक हो। रैखिक के बारे में आप बहुपद में पढ़े हो। रैखिक किसको बोलते हैं, जिस चर का अधिकतम घात 1 होता है उसको हम रैखिक बोलते हैं। यानी ऐसा दो गो चर वाला जिसमें पावर जो है 1 होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, समीकरण। समीकरण का मतलब हुआ जिसके बराबर में 0 होना चाहिए, जिसके बराबर में 0 होना चाहिए। या तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ऐसा दो चर वाला बीजीय व्यंजक जिसमें समीका या समता का प्रयोग किया गया है वो समीकरण है, ठीक है। चलिए अब इसका जो है थोड़ा सा व्यापक रूप को हम देखते हैं। व्यापक रूप यानी इसका एसआई फॉर्म को देखते हैं। जो ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो किस रूप में रहता है, हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, ax + by बराबर c, ax + by बराबर c, ये आपका रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है बाबू, रैखिक समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, रैखिक। सर जी आपने इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा, हमने रैखिक समीकरण इसको इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देखिए x का घात 1 है और y का घात भी आपको 1 ही नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हमने रैखिक कह दिया। उसके बाद सर जी इसको जो है आपने दो चर वाला काहे कहा, तो दो चर वाला देखिए यहाँ पे दो गो चर का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा चर है वो, एगो x है एगो y है, ये दोनों जो है ये चर है। तो अब आप बताइएगा सर जी ये a और ये b इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका संख्या है। यहाँ पे कोई संख्या आता है, क्या आता है यहाँ पे कोई संख्या, वो संख्या जो है आप रियल नंबर का रहेगा। कौन सा नंबर का रहेगा, रियल नंबर का। कहे तो यहाँ पे परिमेय संख्या भी हो सकता है, मतलब और अपरिमेय भी संख्या भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी संख्या आप दे सकते हो। तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दो चर वाले ये रैखिक समीकरण जो है इसका कितना हल संभव है, इसका जो है मतलब इसका मान जो है या इसका जो हल है वो कितना संभव है। तो आप ऐसा मान के चलिए अभी जो इसका जो है अनंत हल हो सकता है। क्या हो सकता है, इसका जो है अनंत हल हो सकता है। लेकिन इसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिमिट करने के लिए एक दो चर वाला रैखिक समीकरण को जो है और ले लेते हैं, इसके साथ में जो है और ले लेते हैं। इससे क्या होता है, वो लिमिट हो जाता है, यानी उसका जो हल निकलने वाला है वो लिमिट हो जाएगा। उसका हल निकलने वाला क्या हो जाएगा, लिमिट। ये सारी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। अगर समझ में उतना नहीं भी आ रही है तो आप जो है जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको सिर्फ आप ध्यान से सुनते हुए चले जाइए, ठीक है ना। ये सब चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल आप देखिएगा, सवाल जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आप देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम आपको बोले जो दो गो हम समीकरण को ले लेते हैं, तो दो गो समीकरण उसका भी तो कुछ ना कुछ व्यापक रूप होना चाहिए, यानी उसको भी पहचानने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हाँ होगा, कैसे होगा, तो उसका जो व्यापक रूप रहेगा, पहला समीकरण के लिए ये a1x रहेगा, उसके बाद b1y रहेगा और यहाँ पे c1, उसके बाद a2x b2y और c2। तो सर जी आप यहाँ पे क्या समझाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स वाई है, इसमें भी दो गो चर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक्स वाई है, इसमें भी दो गो चर का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे a1, सबसे पहले तो बहुपद में आप ये पढ़े थे, जो पहले वाला है उसको a बोलते हैं, उसके बाद वाला को b बोलते हैं, उसके बाद वाला को c बोलते हैं, या
आगे हम जाएंगे तो उसके बाद वाला को डी बोलेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए बहुपद में आपने पढ़ा है इस चीज़ को। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए बी सी मान रखने वाला 2 गो है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं वो एक ना हो जाए, इसीलिए उसका नाम थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जो पहला समीकरण है इसको हम A1 कह देते हैं, B1 कह देते हैं और C1 कह देते हैं। और जो ये हमारा दूसरा समीकरण है इसको A2 कह देते हैं और B2 कह देते हैं और यहाँ पे C2 कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इसका नामकरण करते हैं। और ये A1 B1 C1 किसको किसको बोलते हैं या A2 B2 C2 किसको बोलते हैं, ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए महा जरूरी है। जब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, फिर से हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। कोई भी आपके पास समीकरण होगा तो उसका जो x का गुणांक होगा वो A1 होगा, उसका y का जो गुणांक होगा वो B1 होगा और उसका z कहे तो C वाला लास्ट संख्या वाला जो रहता है वो C1 रहेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और z यानी कि लास्ट वाला का गुना क्या होगा, लास्ट वाला का गुना सी वाला का क्या गुणांक होगा, C2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी संख्या वाला है ये C2 हो जाएगा। ये जब 2 गो समीकरण को लेंगे तब इसी को बोला जाता है समीकरण युग्म। क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम जानते हैं अभी क्या बोलेंगे, ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वाला युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, समझते हैं ना। इसमें हम जो है 2 गो ले लिए, इसमें हम क्या किए हैं 2 गो। हम पेयर में युग्म में काहे लिए, काहे कि इसके जो है हल को लिमिट करना था, इसीलिए। अगर हम सिंगल का बात करें तो इसका अनंत हल होगा। और सिंगल रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by बराबर c। ये समीकरण आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। मेरे ख्याल से आप जो है इतना सारी चीज़ों को जो है अभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ और यहाँ पे जो है हल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। जो इस समीकरण का हल किसको बोलते हैं, इस समीकरण का हल किसको बोलते हैं, तो हल बाबू x और y का ऐसा मान होता है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। x और y का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी उसका लेफ्ट यानी LHS और RHS दोनों को जब बराबर कर दे तब जो है वो समीकरण का क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब ये हल का भी संख्या है, अब 1 गो हल निकलेगा कि 2 गो हल निकलेगा कि 10 गो हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा या कितना निकलेगा, इसके लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्या समझना है आपको, ये जो दोनों समीकरण है, इस दोनों समीकरण का हमको तुलना करना पड़ता है। अब जरा सा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समीकरण का कुछ रूप देखे होंगे तो उसमें कंफ्यूज कर जाते होंगे, उसको जरा सा पहले देख लीजिए, उसके बाद हम जो हम चर्चा करने वाले थे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या जैसे यहाँ पे समीकरण A1x प्लस B1y बराबर अगर C1 है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A1x प्लस B1y और इसको इधर कर लें तो ये C1 और बराबर में 0। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ जो है सेम ही है। दोनों चीज़ क्या है बाबू, सेम ही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। वैसे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सब कुछ क्लियर करते हुए आपका वहाँ पे हम चले जाएंगे। ठीक, चलिए अब जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है, अब हमको हल की संख्या को देखना है। हल की संख्या जो किस समीकरण युग्म का कितना हल होगा उस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, जैसे इस दोनों का तुलना करने के बाद, दोनों का तुलना जब करेंगे किसका किसके साथ तुलना करेंगे, तो A1 का जो है A1 का A2 के साथ तुलना करेंगे और B1 का B2 के साथ तुलना करेंगे और C1 का C2 के साथ तुलना करेंगे। इतना बात आप समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। हम क्या करें बाबू, अभी तुलना कर रहे हैं किसका, तो A1 का A2 के साथ, B1 का B2 के साथ और C1 का C2 के साथ अभी हम क्या कर रहे हैं, तुलना। इसमें आपको 3 को कंडीशन बनता है। कितना, इसमें आपको 3 को कंडीशन बनेगा। एगो तो होगा आपको ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ, कहने का मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के, तब इसको आपको चेक नहीं करना है। जितना भी मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ ये फालतू मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा, आगे काम आने वाला है। हमने अभी क्या कहा, जो A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तब आपको इसको चेक नहीं करना है। इसको क्या, इसको चेक नहीं करना है, यानी इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं। इसको हम यहाँ से क्या किए, मिटा दिए। तो सर जी अब जो बताइए हमको A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो इसमें हल क्या को होगा, तो बाबू इसमें हल जो है केवल एक होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक, या इसी को अद्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय।
अद्वितीय, अद्वितीय होगा या केवल एक होगा हल की संख्या। ठीक है, चलिए उसके बाद एक को कंडीशन जानते हैं आपका क्या बनेगा, एक को कंडीशन बनेगा आपका A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अब इसके दूसरा जो कंडीशन है वो दूसरा कंडीशन देखिए, ये तो बराबर हो जाएगा लेकिन आपका ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर हो जाएगा और आपका ये बराबर नहीं होगा। तब इस कंडीशन में जो है आपका कोई भी हल नहीं बनेगा, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। समझते चलिएगा, हम कब बोले हैं, जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 का और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 का, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, या ये सब चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो जितना मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक, अब चलिए एक कंडीशन यहाँ पर और बनेगा, क्या बनेगा बाबू, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कहा कि यहाँ पे और हमको थोड़ा सा काम है और इसमें और कुछ हमको लिखना है, आपको बताना है, इसीलिए जगह नहीं बचेगा, हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन इसके लिए बनता है, क्या बनता है, A1 बटा A2 अब क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 का और ये भी बराबर हो जाएगा C1 बटा C2 का। ठीक है ना, अब ये तीसरा कंडीशन आपके सामने है। जब आपको इस प्रकार के कंडीशन दिया हुआ रहे, जो A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के और बराबर हो गया C1 बटा C2 के, तब जो है हल की संख्या अनंत होता है। हल की संख्या कितना होता है, अनंत। हल की संख्या कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब चलिए हल की संख्या पे थोड़ा सा हम बात किए हैं और बैक थोड़ा सा चलिए, बैक में हम आपको बताए हैं, बैक में बताए हैं जो इसका हल जो है, ये हल जो है, इसको हल को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पेयर में लेते हैं, इसको पेयर में लेते हैं। अब इसका जब ग्राफीय निरूपण कीजिएगा ना, किसी भी समीकरण का जब आप ग्राफीय निरूपण कीजिएगा तो रैखिक समीकरण का जो ये है, इसका जो ग्राफीय निरूपण ये सीधा रेखा में चला जाएगा। कौन सा रेखा में चला जाएगा बाबू, सीधा रेखा में। और जिस रेखा से वो, मतलब इस रेखा पर जितना भी बिंदु होगा, इस रेखा पर जितना भी बिंदु स्थित होगा, वो सारी बिंदु जो है इसका हल कहलाएगा। ये सारी बिंदु इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। या इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं, इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। जो बिंदु होगा, यानी क्या कहते हैं, समीकरण का अगर कोई हल होगा और जो वो बिंदु को दर्शाएगा, तो वहाँ पर जो है उस बिंदु से होकर उस समीकरण का रेखा गुजरेगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा जो कोई भी जो क्या कहते हैं रैखिक समीकरण है, इसका जो जब क्या कहते हैं ग्राफीय निरूपण करेंगे, यानी ग्राफ पर इसको दिखाने का प्रयास करेंगे, तब जो है इसका रेखा एक सीधी रेखा में हमको बनेगा। और ये जो सीधी रेखा जाएगा और जिस पॉइंट से होकर ये गुजरेगा, हर एक पॉइंट जो है इसके लिए हल का संख्या होगा। हर एक पॉइंट इसके लिए क्या होगा, हल। और हल उसी को बोलते हैं जो उस रेखा पर बिंदु होता है। हल उसी को बोलते हैं जो उस रेखा पर बिंदु होता है। चलिए, इतना नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा आगे हम समझाएंगे। अब जो है हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इतना बात अभी आपने समझा, क्या समझा, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तब इसका जो है केवल एक हल होगा और या तो इसको अद्वितीय बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये समझा, अगर A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आपने समझा जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और ये भी बराबर हो जाएगा C1 बटा C2 के, तब इसका जो है अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका ग्राफीय निरूपण को हम लोग देखते हैं, जिसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा, यानी ये जो रेखा जाएगा वो रेखा का क्या नेचर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का, तब जो है ये इसका ग्राफीय निरूपण जो है, मतलब इसका रेखा जो निकलेगा, ये रेखा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है वो दोनों रेखा जो है एक दूसरे को काट देगा। वो दोनों रेखा क्या करेगा, एक दूसरे को काट देगा। ये देखिए यहाँ पे काट दिया और जहाँ पे ये काटेगा यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा। हल के बारे में आपको हम बताए हैं। तो हल क्या होता है, जो किसी भी रैखिक समीकरण जो है ये, इसका x और y का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, उस समीकरण का वो हल कहलाता है। ठीक है, चलिए
इतना बात आप समझ गए। इसके लिए प्रतिच्छेदी होगा और इसके लिए क्या होगा, देखिए जब इस प्रकार की कंडीशन बन जाता है, इसमें कोई हल नहीं मतलब वो दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कभी काटवे नहीं करेगा, कभी नहीं काटेगा। इसका मतलब तभी वो नहीं काट पाएगा जब वो रेखा समांतर निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, समांतर। यानी कि इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ जो है इसका, ये रेखा समांतर रूप से निकल जाएगा। किस रूप से निकल जाएगा, समांतर रूप से। ये ऊपर चले जाएगा, उधर ये नीचे चले जाएगा। यानी ऐसा कोई भी बिंदु इसको नहीं मिलेगा जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसका हल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए समांतर। और जब इस प्रकार का कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे इसका हल जो है अनंत होगा। हल अनंत होगा, इससे मतलब यह है जो वो हर एक बिंदु पर काटेगा, वो हर एक बिंदु पर जो है काटेगा। हर एक बिंदु पर काटेगा मतलब वो रेखा एक दूसरे पर जो है चढ़ा हुआ मिलेगा। वो रेखा एक दूसरे पर क्या होगा, चढ़ा हुआ मिलेगा। मान के चलिए एक रेखा यहाँ पे है तो दूसरा रेखा इसी पर से जो है निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, इसी पर से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब ये जो है एक दूसरे पर ही आ जाएगा। जब एक दूसरे पर आ जाएगा तो हर एक बिंदु पर वो काट रहा है, तो इसका हल जो है अनंत हो जाएगा। हल क्या हुआ, अनंत। और ये रेखा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। रेखा कैसा निकल गया, रेखा निकल गया संपाती। रेखा किस प्रकार से निकल गया, संपाती। उसके बाद एक आता है आपको संगत और असंगत। संगत और असंगत, ये दोनों को समझिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। संगत, जिसका हल निकलना संभव है उसको संगत बोलेंगे, और जिसका हल निकलना संभव नहीं है उसको हम लोग असंगत बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका तो हल निकलता है ना जी, भले एक को काहे नहीं निकला, लेकिन हल तो निकलता है। जब हल निकलता है तो ये संगत हो जाएगा, ये समीकरण युग्म जो है ये संगत निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हल तो एको को निकल भी नहीं करता है। जब हल नहीं निकलता है तो इसको हम असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको असंगत बोलते हैं। और इसका भी तो हल निकलता है, और जब इसका हल निकलता है मतलब ये भी क्या है, ये भी संगत है। ठीक, यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद संगत असंगत या इसी को विरोधी और या अविरोधी बोला जाता है। विरोधी या अविरोधी। विरोधी का मतलब जो विरोध करे, और अविरोधी का मतलब जो विरोध ना करे। अविरोधी का मतलब जो विरोध ना करे। ठीक है, जैसे हम संगत है ना, ये संगत जो मतलब संगत रखता है वही मतलब आपका जो है ये अविरोधी रखता है। ठीक है, यानी जिसका हल निकल जाएगा, हल निकलने में वो विरोध नहीं करेगा तो वो अविरोधी हो जाएगा, है ना। देखिए ये तो हल निकल जाएगा इसका। जब ये हल निकल जाएगा तो ये कौन सा होगा, ये अविरोधी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हल निकलता है इसका। जब हल निकलता है तो ये भी आपका अविरोधी हो जाएगा, है ना। और इसका हल निकलता है तो नहीं निकलता है तो ये कौन से हो जाएगा, ये हो जाएगा विरोधी। कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा विरोधी। ठीक है, इतना बात को अगर आप समझ लेते हो तो आपका जो है एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और जो भी कंसेप्ट आगे आते जाएगा आपसे चर्चा कर लिया जाएगा। उतना डीप में हम नहीं गए, कोशिश किए, फिर भी आपको समझ में आ जाए। अगर डीप में जाएंगे तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो 2-3 घंटा हमको लग जाएगा ये सबको कर के दिखाने के लिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव का क्लास ले रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। दोस्तों अब जो है हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा, सवाल को ज़रा सा पढ़िए। सवाल में है जो निम्न में कौन इतना तथा इतना का हल है। 2 को समीकरण आपको मिला है। एक समीकरण आपका है x - 2y = 0 और दूसरा समीकरण आपका है 3x + 4y = 10। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपको 2 तरीका हम देंगे। एक आप ऑप्शन से बना सकते हो, दूसरा जैसे आप इसका हल निकालते हो। इसका हल निकालने के लिए 3 गो तरीका है, आप लोग पढ़े होंगे। एक ग्राफीय विधि है, उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापन विधि आप पढ़े होंगे, तीसरा आप विलोपन विधि पढ़े होंगे, और चौथा जो है आप क्या कहते हैं, बढ़त गुणन विधि पढ़े होंगे। और इनमें से सबसे बढ़िया विधि जो है वो विलोपन विधि है। विलोपन विधि के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का जो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, और ऑप्शन से भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे हल को निकालते हैं उसको हम निकालेंगे, फिर आप ऑप्शन से कैसे काम कीजिएगा वो चीज़ आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए हल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। कौन सा, विलोपन। अब विलोपन विधि को समझिए, ये विलोपन विधि क्या है। विलोपन इसके नाम में ही छुपा हुआ है विलुप्त कर देना। यानी किसी एक टर्म को जो है आपको, यानी एक चर को जो है आपको विलुप्त कर देना है। चाहे आप x को विलुप्त कर सकते हो या आप जो है y को विलुप्त कर सकते हो, और जिसको आप विलुप्त कर दीजिएगा उसके बाद जो बचेगा वो उसका मान आपको निकल जाएगा। जैसे
आप अगर x को विलुप्त करते हो तो आपको y का मान निकल जाएगा, और अगर y को विलुप्त करते हो तो आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब ये आपके चॉइस पर है जो आप किसको विलुप्त करना चाहते हो। चॉइस ये आपका होना चाहिए, आप किसी भी तरीक़ा से कर सकते हो, लेकिन सवाल के जो कंडीशन होता है उसके अनुसार हमको जो है फैसला लेना पड़ता है जो हम क्या करेंगे, किसको विलुप्त करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, ये है आपको x और ये है आपको 3x, इसको विलुप्त करने के लिए आपको सेम चीज़ में लाना पड़ेगा। यानी जब यहाँ पे 3x है तो आपको भी यहाँ पे 3x पुराना पड़ेगा, या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x है तो आपको भी यहाँ पे x पुराना पड़ेगा। आप चाहे उसके लिए गुना कीजिए या भागा कीजिए, क्या कीजिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको किसी भी हाल में ये काम करना पड़ेगा। ठीक, ये तब था जब आप x को विलुप्त करना चाहते हैं तब। दूसरा है, अगर आप इस y को अगर विलुप्त करना चाहते हैं तो किसी भी हाल में इसको आपको 4 बनाना पड़ेगा, तभी ये विलुप्त होगा। या अगर यहाँ पे बात करें, जैसे या तो इसको 4y बना दीजिए या इसको 2y बना दीजिए। अब कैसे कीजिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको कुछ भी कीजिए लेकिन ये दोनों टर्म जो है सेम हो जाना चाहिए। ठीक, ये तो पहला था। और दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरा आपको चिन्ह को ध्यान में रखना है। और जब इसको हम घटाते हैं तो घटाने के बाद जो है चिन्ह बदलता है, आप सभी जानते हो, और जोड़ने के बाद जो है चिन्ह नहीं बदलता है। यानी यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, वो विलुप्त या हटेगा या कटेगा, तभी वो कटेगा जब उसमें अलग अलग चिन्ह रहे। जब वो अलग अलग, जैसे हम आपको बोले जो -5 और +5 इसको जोड़ने पर कितना होगा, तो आप बोलिए कि सर जी ये माइनस और प्लस ये दोनों तो मिलकर 0 हो जाएगा। तो ये आप क्या देखिए, यहाँ पे 5 विलुप्त हो गया। कब विलुप्त हो गया, जब वहाँ पर जो है एगो माइनस में था और एगो प्लस में था, इसी कारण वो विलुप्त हो चुका है। लेकिन अगर आपसे हम बोले जब 5 और 5 को जोड़िए, तो आप बोलिएगा सर जी जब इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 ये बढ़ गया, का है ये 0 काहे नहीं हुआ, क्योंकि उसमें माइनस और प्लस यानी अलग अलग चिन्ह नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह है। हम ऐसा करते हैं इसको जोड़ने के, मान के चलिए हम बाद में जो है घटाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जोड़ देना इसको। तो जोड़ देना जब जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा जो है कट जाएगा। ठीक, कटने के लिए हमको जो है इसको अगर 4 बनाएंगे तो ये आसान है, इसको 2 बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, चलिए हम जो है इसको 4 बनाने का प्रयास करते हैं। अब 4 ये कैसे बनेगा, आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे जो 2y है ना, इसको जब 2 से गुना कर दीजिएगा तब ये 4y बन जाएगा। यानी यहाँ पर 4y होगा और यहाँ पर 4y होगा, यानी ये दोनों जो है बराबर हो गया, दोनों जो है सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस समीकरण में गुना कर देंगे, किससे, तो 2 से। अब देखिए जब 2 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो इसी ठो को गुना मत कीजिएगा, जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये सब में गुना होता है। तो 2 से x को गुना कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2y को गुना कीजिएगा तो माइनस में 2 दूना 4y हो जाएगा। फिर इसको कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। उसके बाद इसको क्या किए हैं, इसको कुछ नहीं किए हैं, मतलब वैसे के वैसे रख देंगे, है ना। चलिए रखिए, अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। अब इतना कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको नहीं करना होता है। हाँ, 2 नंबर में जब ये सवाल पूछेगा तब आपको इतना, जितना हम यहाँ पे लिखे हैं जोड़ेंगे, यहाँ पे इसे गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ को लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव में, है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव में नहीं, लेकिन आपको समझाना है अभी, क्योंकि जब इसका सेकेंड वीडियो आएगा सब्जेक्टिव वाला, उसमें आपको ये मदद करेगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, हम जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो है चिन्ह नहीं बदलता है। जब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 2 5x हो जाएगा, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 0, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, 2, 5 उधर जाएगा, भागा करेगा, तो x का मान यहाँ से आपको निकल गया, x का। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। चलिए हम समीकरण किस में रखना चाहेंगे, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना होगा बाबू, तो समीकरण 1 को पहले आप लिख लीजिए, x - 2y बराबर 0, और x का मान कितना आया है 2 यहाँ पर रखिए, -2y बराबर 0। अब ये -2y हुआ और इसको उधर भेज दीजिए तो -2 होगा। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान 2/2 यानी कि 1। आपको यहाँ पे x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया। ठीक है, इस प्रकार से आपने x और y का मान निकाल लिया। और जब आपने x और y का मान निकाल लिया, मतलब उसका जो है आप हल निकाल लिए हैं। ठीक है, और आंसर भी जो है आपका यही होगा, कौन सा होगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है ना। देखिए किधर गया, x बराबर 2 और y बराबर 2, y बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग ऑप्शन से इस चीज़ को कैसे बनाते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा सीखते हैं। और जब ये आपको हल पूछ दिया,
आपको क्या पूछा, हल। और हल के बारे में अभी आपको हम बताए थे, जो हल वही होगा जो समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा, ठीक है ना। संतुष्ट कर पाएगा मतलब क्या, जैसे यहाँ पे हम एक एक करके, चलिए पहला ऑप्शन जो हमारा आंसर निकला है उसी आंसर को यहाँ पे रख के हम देखते हैं। पहला देखिए, पहला समीकरण आपके पास था x माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x कितना आया है 2, तो x की जगह पर 2 लिखिए। उसके बाद y कितना आया है 1, तो माइनस 2, y की जगह पर 1, तो 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। और इधर देखिए, इधर कितना है, इधर भी आपको 0 ही है। ये समीकरण जो है संतुष्ट हो चुका है। जब समीकरण संतुष्ट हो गया तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे तो ये x बराबर 2 जो है इसका समीकरण का हल है, ठीक है। अब जब x बराबर हम किए हैं और y बराबर किए हैं, ठीक है, तो ये समीकरण 1 के लिए हम चेक किए हैं जी, तो समीकरण 2 के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा उसका भी हल है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 2 को उठा के देखते हैं। समीकरण 2 का LHS देखिए कितना है, 3x प्लस 4y, ठीक है। अब देखिए x बराबर हमको कितना आया है 2, तो यानी 3 गुना 2 प्लस 4 गुना y बराबर 1, तो 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4, 6 4 कितना हुआ 10। और यहाँ पे देखिए इधर भी आपको 10 ही है, यानी ये भी समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। जब समीकरण को संतुष्ट कर दिया मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को रख के देखना होता और जो समीकरण को संतुष्ट कर देता वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन, इसीलिए इतना डिटेल में हम बताए हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो यदि इतना तो x का मान कितना होगा। देखिए इसमें x का मान पूछ रहा है, इसमें बहुत बच्चे जो है छोड़ देते हैं इस सवाल को, लेकिन ये सवाल आसान है, आसान ही नहीं है बहुत आसान है। 0. कितना है 0.37 है ना, 37x माइनस 0.3। इसमें x का मान पूछ रहा है, कौन सा x जानते हैं, ये वाला x का मान जो है आपसे पूछ रहा है। जो ऐसा x का मान क्या रखे जो ये दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाए, यानी ये समीकरण जो है संतुष्ट हो जाए, यही चीज़ जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसमें अगर आप जो है यदि आप दशमलव संख्या से उसको दशमलव संख्या को जोड़ना घटाना गुना करना हैबिट बना हुआ है कर लेते हो तो बहुत बढ़िया वाली बात है। अगर आपको डर लगता है दशमलव संख्या को जोड़ने घटाने में, आपको लगता होगा जो गलती हो सकता है, तो आप क्या कीजिए इस दशमलव संख्या को एक पूर्णांक संख्या के रूप में आप बदल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है ना, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। हम चाहते हैं जो यहाँ पे दशमलव नहीं रहे। जब दशमलव नहीं रहे तब ये दोनों अंक को जो है हमको दशमलव को किसी भी प्रकार से ये उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा मतलब 100 से जब हम गुना करते हैं, 100 से जब गुना करेंगे तो ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, जैसे 0.37 इसको आप 100 से गुना करके देखिएगा, जब दशमलव का गुना आता होगा तब, है ना। देखिए जब इसको क्या कहते हैं 100 से गुना कीजिएगा तो ये 30x हो जाएगा, ठीक। और जब इसको कीजिएगा तो ये 37 हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको कीजिएगा तो ये 37x हो जाएगा, और जब इसको कीजिएगा आप 100 से गुना तब ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब चलिए x वाला को एक जगह कर लेते हैं और बिना x वाला को एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30x और इधर लाएंगे तो ये माइनस में 37x, और यहाँ पे देखिए ये माइनस 30 पहले से है और इधर जाएगा तो ये प्लस 37 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये घट के कितना हो जाएगा माइनस 7x, और इधर कितना हो जाएगा प्लस में 7, ठीक है ना। हमको निकालना है x का मान। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये 7 उधर जाएगा माइनस लेके, यानी x का मान कितना हो जाएगा -1, और आपसे x का ही मान पूछा जा रहा था। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। कितना आ जाए x बराबर -1। अब यहाँ पे x के जगह पे -1 दे के देखिएगा, ये दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाएगा। दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बराबर। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये काम आप कर ही लीजिए जो हम आपको बताए हैं। जो -1 दे के देखिएगा ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किधर क्या ये ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका कौन सा है, यहाँ पे 1 मिनट हम देख लेते हैं जो कटा भी नहीं है। चलिए वो चीज़ जो है यहाँ पे आ चुका है, आगे बढ़िए। आगे 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। आपको हम बताए हैं रैखिक उसी को बोलते हैं जिसमें घात 1 रहे, तो रैखिक समीकरण का घात 1 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, 2 चर x y में रैखिक समीकरण कौन सा है, रैखिक समीकरण आपका ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। इसका बोल रहा है जो कितना हल संभव है, इसका कितना हल जो है संभव है, तब आप क्या इसका जवाब दीजिएगा। आपको हम इससे पहले बता चुके हैं जो इसका जो है अनंतो हल जो है संभव है, कितना है अनंत हल। इसी को लिमिट करने के लिए हम दो को ले लेते हैं, यानी समीकरण युग्म ले लेते हैं, जिससे उसका हल जो है लिमिट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। बोला जो प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी के लिए हल की संख्या कितना है, आपको हम बताए थे ना जी। आपको क्या बताए थे आपको हम बताए थे जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तब इसका रेखा जो है प्रतिच्छेदी हो जाएगा, और जब प्रतिच्छेदी हो गया तो इसका केवल एक हल बनेगा। कितना हल बनेगा, केवल एक हल बनेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिर्फ एक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो यदि इतना और इतना तो x और y का मान, x और y का मान, इसका मतलब यही हुआ जो आपसे हल पूछना चाह रहा है, इसका जो है हल कितना है। तो 3x - 5y बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है आपका 9x + 15y बराबर 0, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, इसका ऑप्शन दे के देखेंगे जो कौन सा समीकरण को संतुष्ट कर देता है। और पहला तरीका क्या है इसका, पहला तरीका है जैसे हम निकालते हैं उसी प्रकार से हम निकालेंगे। और निकालने के लिए आपको हम क्या बोले हैं, किसी एक टर्म को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप देखिए किसको बराबर करना चाहते हैं। ये 3 9 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 जो है 15 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 5 को 15 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस समीकरण में क्या करते हैं, इस समीकरण में 3 से गुना कर लेते हैं। जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x, और इससे भी गुना हो जाएगा 5 तिया 15y, और ये 0 हो जाएगा। नीचे में तो हम कुछ नहीं किए हैं, इसको ज्यों का त्यों हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। जब जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस वाला खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 कितना हो गया 18, और इस 0 0 जोड़िएगा तो 0। x का मान हमको निकालना है, तो 0 बटा कितना हो जाएगा 18, और 0 में किसी भी संख्या से हम भागा लगाते हैं तो वो हमारा 0 होता है। यानी आपको यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 0। अब आपको y का मान निकालना है, तो y के मान निकालने के लिए इस x के मान को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, कोई भी आप उठा के ले लीजिए। 3x - 5y बराबर 0, ठीक है, पहला समीकरण हम लिए हैं। अब इसमें x की जगह पर आप 0 रखिए, x की जगह पर 0 रखिएगा तो ये 3 गुना 0 0 हो गया। अब 5y बराबर 0, ये तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको y के मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 - 5 यानी 0। तो आपको x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी 0 ही आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का एक बार क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में क्वेश्चन है जो रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y उतना और उतना के कितने हल है। देखिए कितने हल, 2x - 3y + 2 बराबर कितना 0। उसके बाद 6x - 9y + 5 बराबर 0। इसका बोल रहा है जो कितने हल है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जो हम अभी बोलेंगे वो चीज़ को ज़रा सा आप जो है ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा, जब आप इस चीज़ को सीख गए, यहाँ पे जो हम बोलेंगे अभी, अगर उस चीज़ को थोड़ा सा अमल कर लिए और जो इस प्रकार से सवाल आएगा और मेरा बात आपको याद आ जाएगा, तो ये इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनेगा सभी का जो है आप सही जवाब देके आ जाइएगा, ठीक है। अभी जरा इसका ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन किस प्रकार से पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है जो कितने हल है, हल कितने हैं। ऑप्शन आपका है जो कोई हल नहीं, अनगिनत हल, या इनमें से कोई नहीं, और कितना है जी ए, और ए नंबर का ऑप्शन है एक और केवल एक हल। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे जो कितने हल है, या संगत है कि असंगत है, या विरोधी है कि अविरोधी है, इस टाइप का, या समांतर है कि प्रतिच्छेदी है, इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आपको रहेगा तो आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है, जो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इसका जो है आपको तुलना कर लेना है, ठीक है। हम आपको क्या बोले, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन ये पूछ दे, ऑप्शन को देख लीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से रहे जो एक, केवल एक, अद्वितीय, इस प्रकार से, या संगत असंगत, किसी भी प्रकार से जो भी आपको हम बताए थे तुलना करके, उनमें से कोई भी अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी तुलना ही करना होगा, है ना, तभी आप जवाब दे सकते हो। चलिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, पहले तुलना कर लेते हैं। तो तुलना पहले a1 बटा a2 के साथ करेंगे। तो a1 देखिए कितना है, a1 यानी इसका गुणांक जो होगा, ये 2 जो है a1 है। उसके बाद a2 कौन है, ये इसका गुणांक देखिए कितना है 6। तो 2 तिया कितना हुआ 6, यानी ये 1 बटा 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ए वाला कर लिए हैं, अब बी वाला देखिए b1 बटा b2, ठीक है। अब देखिए b1 कितना लीजिएगा,
ये y का गुणा का है b1, ये 3 है, लेकिन चिन्ह के साथ आपको उठाना है। तो कितना हुआ -3, और b2 देखिए, b2 कितना है, b2 आपका है -9, b2 कितना है जी -9, ठीक है। ये इस माइनस से माइनस खत्म, 3 3 9, कितना हुआ 1/3, ठीक है। अब चलिए C1/C2 को देखते हैं। C1 कितना है आपका, C1 है प्लस में 2, उसके बाद C2 कितना है 5, ये 2/5। अभी आप क्या देखिए यहाँ पे, ये A1/A2 जो है बराबर है कितना के, B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है कितना के, C1/C2 के। अब इस कंडीशन को जरा सा आप याद करने की कोशिश कीजिए। इस कंडीशन में आपको कितना हल हम आपको बताए थे, तो सर जी इस कंडीशन में आपने ये बताया था जो रेखा जो है समांतर चला जाएगा, और समांतर चला जाएगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको इसी प्रकार से तुलना करना पड़ेगा, और तुलना कैसे करेंगे ये चीज़ आपको अभी हम समझा ही दिए हैं। चलिए कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे आपका 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर को जरा सा देखिए, 8 नंबर में क्या है, ठीक है। यदि 2x, यदि किधर गया 2x अतना और अतना, तो मतलब अब ऑप्शन पे हमको नज़र डालना है। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आपको x और y का मान दिया हुआ है, x और y का मान दिया हुआ है, इसका मतलब हमको इसका हल निकालना है। क्या निकालना है, हल निकालना है। बहुत बच्चे तो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, जो हमसे क्या करवाना चाहते हैं, जिस कारण से वो क्वेश्चन उसको पता होता है जो सोल्व कैसे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में ना आता है जो करना क्या है ना। तो अगर इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन, इसी ये मेरा नहीं है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसी का लैंग्वेज है, ठीक है ना। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। देखिए इतना और इतना का हल, तो हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका क्या है, इसको जैसे हम हल निकालते हैं उसी प्रकार से हल निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका है इसको जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन का जो है हेल्प लेके हम कर सकते हैं। चलिए अभी तक जो है, अभी तक हमने ऑप्शन का हेल्प लेके बनाया है, अभी तक हमने क्या किया है, ऑप्शन का हेल्प लेके बनाया है। सॉरी, इसको जो है डिटेल में जिस प्रकार से हम निकालते हैं उस तरीका से आपको हमने बना के दिया है। अब चलिए इसमें ऑप्शन का थोड़ा सा हम मदद लेते हैं। मान के चलिए सबसे पहला ऑप्शन उठाइए, सबसे पहला ऑप्शन है 2 और 4, x बराबर 2 और y बराबर कितना है 4। जब इसमें 2 लीजिएगा तो 2 दूना कितना हुआ 4, और इसके 4 तिया 12, 4 तिया कितना हुआ 12, 12 4 कितना हुआ 16। क्या आपको यहाँ पे 16 है, तो नहीं 16 नहीं है, तो ये आपका जो x बराबर 2 ये हल नहीं है। जब नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। अब इसको चेक आपको नहीं करना है। आप सोचिएगा सर जी हम इसको तो चेक कि इसमें नहीं हुआ तो इसका हो सकता है। अरे भैया जो दोनों को संतुष्ट करेगा वही होगा हल उसका। जब इसको संतुष्ट केबे ने किया है तो इसको संतुष्ट करा के आप क्या कीजिएगा, टाइम का जो है इसमें बर्बादी आपका हो जाएगा। अगर एक का नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे। चलिए ऑप्शन ए हमारा काम नहीं किया। अब ऑप्शन बी को जरा सा आप चेक कीजिए। ऑप्शन बी को x बराबर -2 और y बराबर -5, तो x बराबर हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे। जब x बराबर -2 रखिएगा तो ये -4 हो जाएगा गुणा करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे y बराबर -5 है, तो -5 यानी -5 15, और 15 4 कितना होता है -19। क्या आपको यहाँ पे -19 है, तो सर जी नहीं है, तो ये ऑप्शन बी भी आपका काम नहीं करेगा। अब चलिए ऑप्शन सी पर देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, x बराबर -3 और y बराबर 1। तो x बराबर -3, तो 3 का 3 3 दूना 6 -6 हो गया, और y बराबर कितना है 1, तो 3 एकम 3 प्लस में 3। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3। क्या आपको ये -3 है, तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। अब चलिए x बराबर -2 है और y बराबर 5 है। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, x बराबर -2। चलिए -2 दीजिए, तो -2 दीजिएगा तो 2 दूना 4, माइनस में 4, फिर y बराबर आपको 5 है, तो 5 का 5 तिया कितना हुआ प्लस में 15। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये आपका 11 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर भी जो है 11 ही है, यानी ये जो है समीकरण का हल है। और यहाँ पे जब ये हल है तो यहाँ पे आपको ये वाला भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, बोलिए काहे नहीं करेंगे, काहे कि ऊपर का कोई भी जो ऑप्शन है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाया था। इसका मतलब ऊपर का तीनों वो समीकरण का हल नहीं है, जो बचा है वही हमारा हल होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसको जो है चेक करके देख सकते हो, ठीक। चलिए उसके बाद अब जो है मान के चलिए ऑप्शन से हम नहीं किए, हम चाहेंगे जो इसको निकालना, हम क्या चाहेंगे, इसको हम जिस प्रकार से हल निकालते हैं उसी प्रकार से जो है इसको निकालना है। तब आप क्या कीजिएगा, तब इसको बराबर करना पड़ेगा। फिर देखिए
ये 2x है और यहाँ पर भी 2x है, आपको यहाँ पर बराबर ही दिया हुआ है, बराबर ही दिया हुआ है। लेकिन आप चाहते हो जो जोड़ के करने के लिए, तो जोड़ के करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला है, तब आपको ये दोनों की जगह पे बराबर करना पड़ेगा। या तो ये 3 को 4 बना लीजिए, हाँ, या तो इस 4 को 3 बना लीजिए। अगर दोनों में से कोई भी संभव नहीं है तो दोनों का आप गुणनफल गुना कर लीजिए। कहने का मतलब इसको आपको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जो है यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे पहले से बराबर दिया हुआ ही है। चलिए हम यहाँ पे पहले से जो बराबर है उसके अनुसार आपको हम बताते हैं। देखिए पहले से यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर कितना है माइनस 24। देखिए अब डायरेक्ट आप इसको नहीं काट सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो? जोड़ने पर नहीं काट सकते हो। क्यों नहीं? जब इसको जोड़िएगा तो ये कटेगा नहीं, 2 दूना 4x हो जाएगा। इसको घटाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे थे ना जोड़ने पर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर। जब घटाते हैं तो इसका चिन्ह जो है बदल जाता है नीचे वाला का, तो ये प्लस वाला है तो ये हो जाएगा माइनस वाला, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये दोनों का अलग अलग चिन्ह हो गया तो ये खत्म। अब यहाँ पे प्लस हो गया 4 3 7y, और यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं 11 में से 24 में से यहाँ पे ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी दोनों जुट जाएगा। 30 20 10 30 30 5 कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर 7 को उधर भेज दीजिए 5, कितना हुआ y बराबर 5। जब आपको y बराबर 5 निकल गया, y बराबर कितना निकल गया 5, तो y का मान जो है आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। चलिए हम समीकरण इसी में रख देते हैं, ठीक है ना। 2x प्लस 3y बराबर कितना हुआ 11, है ना। y बराबर आपको आया है 5, तो 2x प्लस 5 गुना 3 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना 11 माइनस 5 दिया 15, तो 2x बराबर यहाँ पे -4 और x बराबर -4 बटा 2, तो कितना हो जाएगा -2, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5। और आपका जो है देखिए ऑप्शन नंबर जो डी था सेम यही चीज़ था। तो आप जो भी आपको तरीका आसान लगे वही काम आप कर सकते हो। ठीक, चलिए 9 नंबर का चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है जो दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। संपत्ति है ना। संपाती कब बोले थे? जब रेखा पर रेखा चढ़ जाए तो वो संपाती है और उसका अनंत हल होता है। कितना होता है जी? अनंत हल। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको अनगिनत हल लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी ही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन बनाने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने किसी भी 3 गो दोस्त को जो है क्लास के बारे में बताना है। जो साइको सर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास देते हैं और सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्लास देते हैं। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है, अगर मेरा हर एक क्लास आप देख लिए तो 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप 90 नंबर के आसपास ला सकते हो, चाहे आप कमज़ोर क्यों नहीं हो, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। 10 नंबर के क्वेश्चन को जरा सा ध्यान दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है समीकरण इतना कि आलेख किस प्रकार की रेखा है। अब फिर से आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन क्या संपाती बोल दिया, समांतर बोल दिया, प्रतिच्छेदी बोल दिया। अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहे तो आपको पहले तुलना करना पड़ेगा। अब तुलना कैसे करेंगे? तो इसमें आपको हम तुलना करना बताए हैं। अब दूसरा फिर से आपको हम बताते हैं जो इसको तुलना कैसे कीजिएगा। पहले समीकरण आप लिख लीजिएगा 2x माइनस y बराबर -3 बराबर कितना है 0। उसके बाद क्या है 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर कितना है 0। चलिए a1 बटा a2 करते हैं। a1 बटा a2 कितना आता है? a1 कीजिएगा तो a1 की जगह पर 2 है और a2 की जगह पर 12 है। जब काटिएगा तो कितना होगा 2 छाके 12, यानी 1/6। उसके बाद देखिए b1 बटे b2 आप कीजिए। b1 बटे b2 जब कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है वहाँ पे, यानी -1 माइनस है चिन्ह यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया -1/7। अब आपको c1 बटे c2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं, जब आपको यहाँ पे a1 बटा a2 जब बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, जब b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा तब इसका केवल एक हल होता है और रेखा जो है वो प्रतिच्छेदी हो जाता है। जब आपको ये दोनों बराबर नहीं निकले तब आप तीसरा जो है चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। तीसरा कब आप चेक कीजिएगा? जब ये बराबर जब ये बराबर आ जाए। जब ये बराबर आ जाए तब आपको तीसरा चेक करना पड़ेगा। जैसे हम इसमें किए हैं, ये देखिए बराबर आ गया था, इसीलिए हम जो है तीसरा को भी है हम जो है चेक किए थे। ठीक है, ये सब तरीका है, ये एक्सपीरियंस है बाबू, ये एक ही बार में नहीं आ जाता है। बार बार जब कीजिएगा ना तो ये स्टूडेंट को अपने से सीखने की चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे, है ना। तो जब आपको ये दोनों
बराबर नहीं निकला तब आप यहाँ पे काम रोक सकते हो। और यहाँ आप क्या देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका क्या है, जो समपाती रहेगा। कितना नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का। समपाती, समपाती कब होता है, जब ये तीनों बराबर हो जाता तब समपाती होता। उसके बाद समांतर, समांतर मतलब, समांतर ये था समांतर, समांतर मतलब ये वाला था, किधर गया जी, ये वाला है समांतर, ये बराबर नहीं, तब समांतर। लेकिन इसके लिए प्रतिच्छेदी, इसके लिए क्या, प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11 यहाँ पे हमको जो है मिटाना पड़ेगा। चलिए नीचे में हम जो है बना सकते हैं इसको। नीचे में देखिए किधर गया 11 में है x माइनस वाई बराबर 0 के आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। देखिए यहाँ पे आपका 11 नंबर का है क्वेश्चन, जो x माइनस वाई बराबर कितना है 0, इसका आपको रेखा जो खींचेगा ये किस प्रकार से होगा वो चीज़ आपसे जो है पूछ रहा है। यानी जब y को आप उधर कीजिएगा, देखिए x बराबर कितना हो गया y, यानी जितना x है उतना ही y है, जितना x है उतना ही y है, यानी ये दोनों जो है बराबर है। और ये दोनों बराबर तब होगा जब वो रेखा मूल बिंदु से जाएगा, जब वो रेखा जो है मूल बिंदु से जाएगा तभी वो बराबर हो सकता है, ठीक है ना। यानी ये x के समांतर नहीं हो सकता है, ये y के समांतर नहीं हो सकता है, ये तभी संभव है जब मूल बिंदु से जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का हो गया। अब चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2a क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 8, ठीक है। दूसरा समीकरण 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो मतलब क्या, a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, वही आपसे हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हल। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो x y रहता था, आप यहाँ पे a b दे दिए। आपको हम जब क्लास स्टार्ट किए थे तभी आपको हम बोले थे यहाँ पे कोई भी चर हो सकता है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से आपको चेक करवा देते हैं बस। और जो जिस प्रकार से ये निकलता है आप चलिए ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं, जो जिस प्रकार से निकालते हैं वो आपको निकाल के दिखाते हैं। बोलिए काहे कि ये फिर अलग टाइप का सवाल हो गया। अभी तक जो हम करते थे उसमें जो है किसी एक समीकरण को जब गुना करते थे तो वो दूसरे समीकरण के बराबर आ जाता था, लेकिन जब इसमें आप कीजिएगा तो ये बराबर नहीं होगा, है ना। देखिए आप इस 3 को 4 नहीं बना सकते हो, इस 4 को आप 3 नहीं बना सकते हो, ये 2 को आप 3 नहीं बना सकते हो, या इस 3 को आप 2 नहीं बना सकते हो। तब हम क्या करेंगे, आपको जैसे हम यहाँ पे बोले थे ना, किधर गया, इधर तो कोई सवाल बनाए थे हम, ये वाला, यही वाला था ना। आपको हम क्या बोले थे, इसको बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, तो ये बीच वाला जो है बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें भी बीच वाला को बराबर करेंगे। बोलिए काहे बराबर करेंगे, हम इसको इसलिए बराबर करेंगे क्योंकि ये बीच वाला में जो है प्लस माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह है, ठीक। चलिए बीच वाला को बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको जो है 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए गुना कर लीजिए। जब गुना कीजिएगा 4 से तो 4 दूना 8 है, प्लस 4 तिया 12 भी, और यहाँ पे 8 चौके 32, ठीक। इसको 3 से कीजिए तो 3 तिया 9a माइनस 4 तिया 12b, ठीक है। और यहाँ पे 5 तिया 15 यानी -15। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 8 9 कितना होता है, 17a बराबर कितना, 17a बराबर कितना, इसको जो है ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, यानी घटेगा, यहाँ पर आपको 17 आ जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया, 17/17 कितना होता है 1। a का मान आपको जो है 1 निकल गया। अब इस a के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, किसी भी समीकरण। चलिए हम इसको मिटाते हैं, हमारा समीकरण यही था। a का मान चलिए रख देते हैं, a का मान 1 है, यानी 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, और ये 2 उधर जाएगा, 2 जगह घटने के लिए जब ये घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, है ना। अब फिर ये b है ना जी, ये b है ना, तो b को हम रखेंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो 3 जाएगा तो कितना होगा 2, यानी b बराबर 2, a बराबर 1 और b बराबर 2। अब ऑप्शन आप जो है चेक कर सकते हो जो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। अरे लॉक भी फंस जाता है यार। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे देख लीजिए, ये ए बराबर नहीं है 1 के, ये दे दिया है। आप इसको जो है ऐसे कर लीजिएगा सही, जो ए बराबर 1, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में है, यदि समीकरण युग्म अतना है तो मतलब क्या संगत है, क्या संगत है कि आश्रित है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण हम लिख लेते हैं। उसके बाद 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा माइंड से आप करना सीखिए। अभी आपको हम इतना जो प्रोसेस था प्रोसेस के थ्रू बताए हैं, अब थोड़ा सा माइंड पे काम कीजिए। कैसे, a1/a2 कब करते हैं, ये दोनों को तुलना करके जब कीजिएगा तो 2 दूना 4, 1/2 होगा यहाँ से, और यहाँ देखिए 3 दूना
3 दूना कितना हुआ 6, ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, इसका भी 1/2, ये तो बराबर हो गया, इसको भी चेक करना पड़ेगा। और ये कितना होगा जी, ये हो जाएगा 8/9, यानी ये बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ। और जब ये कंडीशन आ जाता है तो अब आपका ऑप्शन किस हिसाब से है, संगत असंगत और आश्रित पर है। संगत असंगत और आश्रित। असंगत कब बोले थे, जब उसका हल निकलना संभव नहीं है तब वो असंगत। क्या इसका हल निकलेगा, आप बोलिएगा सर जी इसका रेखा तो समांतर चला जाता है, और समांतर चला जाता है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, यानी ये असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर का देखिए, 14 नंबर का हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर 14 नंबर का जो है तब तक आप जो है सवाल बना के, अगर बनता है तो बना लीजिए और हमें कमेंट कीजिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिएगा, पढ़िए 14 नंबर के क्वेश्चन। यदि 3x अतना एवं अतना हो तो इसमें भी आपको जो है, जब आपको x और y का ऑप्शन में मान रहे, इसका मतलब ये हुआ जो वो आपसे इसका हल पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। और हल जिस प्रकार से हम निकालते हैं उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो y बराबर कितना 2, ठीक है। अब चलिए, अब जो भी तरीका था बनाने का वो सारा तरीका आपको हम दे दिए हैं। यहाँ से हम ऑप्शन की मदद से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, x बराबर 2 और y बराबर 1। जब x बराबर 2 रखिएगा तो 3 दूना कितना हुआ, ये 6, और y बराबर जब 1 रखिएगा तो 4 एकम 4, तो 6 4 कितना हुआ 10, और आपको इधर भी कितना है 10 ही है, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया, समीकरण को संतुष्ट कर दिया, तो इसका ये हल होगा, इसका हल होगा। लेकिन आपको इसको भी अब चेक करना पड़ेगा, जिसको भी संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो कीजिए, x बराबर 2 था ना, x बराबर 2 यानी 2 दूना 4 माइनस, और y बराबर कितना है, y बराबर 1 है, तो 2 एकम 2, तो 4 में से 2 गया कितना 2, और आपको इधर भी है कितना 2 ही है। जब इधर भी 2 ही है मतलब ये समीकरण, दोनों समीकरण को जो है संतुष्ट कर दिया, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है ये समीकरण का हल है, ठीक है। और आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर क्या था, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर में है रैखिक समीकरण इतना कौन सी है, देखिए 3/2x प्लस 5/3y है ना, ये क्या है, ये क्या है, देखिए आपको यहाँ पे अविरोधी, विरोधी और आश्रित पूछ रहा है। अब आप देखिए, आपको जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो आपको हम बोले थे जो विरोधी अविरोधी के बारे में अगर पूछे तो अविरोधी किसको बोलते हैं, जो हल निकलने का विरोध नहीं करे उसको अविरोधी बोलते हैं। क्या इसका हल नहीं निकलेगा, आपको हम बोले थे ना रैखिक जो समीकरण है, रैखिक या तो 2 चर में रैखिक समीकरण, उसका अनंतो हल निकलता है। कितना निकलता है, इसका अनंतो हल होता है, यानी ये हल निकलने के लिए देता है। जब हल निकलने के लिए देता है तो ये संगत है या अविरोधी है, विरोधी नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर का देखिए, समीकरण निकाय इतना तथा इतना के हल। इसमें भी आपको पूछ रहा है हल, लेकिन जरा सा आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए जो आपसे क्या करवाना चाहता है। ऑप्शन पे जरा सा आप ध्यान दीजिए जो आपसे जो है ये क्या करवाना चाहता है। तो सर जी आपने हमको बोला है जो अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहे जो एक और केवल एक या कोई नहीं, संगत असंगत, अगर इस प्रकार से रहे तो हमें क्या करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। तो चलिए हम तुलना कर देते हैं, उतना लिख के हम तुलना नहीं करेंगे। अभी तक में हम आपको इतना बता चुके हैं जो आप अपने माइंड से इस चीज़ को आप सोल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1/2 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6, यानी ये एक भी 1/2 माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस कट जाएगा ये, और यहाँ पे 5/7। देखिए ये बराबर हो गया और ये बराबर नहीं है। आप बताइए क्या होगा, अब अपने ऑप्शन के अनुसार बताइए। जो ऑप्शन क्या है बाबू, ऑप्शन में है एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं या अनगिनत हल। आप बताइए कितना हल होता है। आप बोलिएगा सर जी ये वो बराबर हो जाता है और ये बराबर नहीं होता है, मतलब रेखा जो है समांतर निकल जाती है, और जब समांतर निकल जाती है तो ये काटता नहीं है, और जब काटता नहीं है तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं, ठीक है। अब कितना धीरे धीरे बताएंगे, हाँ कितना नीचे लेवल गिरा के बताएंगे, और जब इतना भी नहीं समझते हैं तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, कौन सा था जी, 16 नंबर का था, 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर का जो है हम लोग देखते हैं। 17 नंबर में क्या है, यदि रेखा इतना तथा इतना समांतर हो तो पी का मान। अब देखिए इस टाइप का भी आपको सवाल रहता है, इस टाइप के भी बहुत सारा सवाल रहता है। इसमें बहुत बच्चे जो है इसको भारी सवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ये भारी सवाल है। अरे भारी नहीं है, आपने सवाल को समझा नहीं अभी तक, इसीलिए आपको क्या लग रहा है, भारी लग रहा है। आप सवाल को एक बार फिर से आप अपने से पढ़िए, सवाल को अपने से पढ़ने का एक बार प्रयास कीजिए जो क्या करा, और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। यानी ये सवाल को पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
तो सवाल में देखिए बोल रहा है जो यदि रेखा इतना तथा इतना समांतर है तो P का मान, बोल रहा है जो समांतर है, समांतर कब होता है हमको बताइए, समांतर कब होता है, जब वो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है, इसी पर जो कंडीशन आपको दिया उसी कंडीशन पर आप बैठा दीजिए और जो आपसे पूछ रहा है ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएगा। क्या A1/A2 कीजिए तो ये 4/2 हुआ, 4/2, फिर B1/B2 कितना, B1 की जगह पर देखिए कितना है, B1 की जगह पर कितना है, P है ना, उसके बाद यहाँ पे 9 और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपसे P का मान पूछ रहा है, जो P का मान कितना है। ठीक है ना, आप ये दोनों को जो है एक बार तुलना कर लीजिए, इस दोनों का तुलना कर मतलब इस दोनों के साथ जो है काम कर लीजिए, आपको जो है P का मान निकल जाएगा। कैसे सर जी, तो यहाँ पे आप कोना कोनी को गुना करते हुए क्या कहते हैं, कोना कोनी गुना करने के लिए आप जानते होंगे, कीजिए 2 को P से कीजिएगा तो 2P हो जाएगा, उसके बाद बराबर 9 चौके 36 और P बराबर कितना हो जाएगा 36, नीचे में 2 कितना हो गया बाबू 18, यानी P का मान कितना निकल गया 18, P का मान कितना निकल गया 18। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ये P के जगह पे जो है आप 18 दे के देखिएगा, ये P के जगह पर आप 18 दे के देखिएगा, तब जो है तब क्या होगा, इस रैखिक समीकरण युग्म का जो है समांतर रेखा चला जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। चलिए 18 नंबर का देखिए, 18 नंबर का इसी प्रकार से सवाल है। 18 नंबर का देखिए एक बार, जो K के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अतना और अतना का एकमात्र हल। देखिए आपको कंडीशन दे दिया है, कंडीशन आपको दे दिया है, जो कौन सा कंडीशन, जो एकमात्र हल, और एकमात्र हल बताइए क्या होता है, केवल एक हल। एकमात्र हल को क्या बोलते हैं, केवल एक हल का एकमात्र हल है। ठीक है, चलिए ओहो इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन में आपको x और y का मान भी दे दिया है, x और y का क्या दिया है, मान भी दे दिया है। चलिए x और y का मान दे दिया तो मेरे लिए अच्छा है। आपको बोल रहा है k का मान निकालने के लिए, और k आपको इस समीकरण में है, देखिए k समीकरण में है ना, तो यहाँ पे x का मान जितना है और y का मान जितना है, दोनों मान को रख के देखिए, जैसे 2 है ना, उसके बाद k है और x का मान आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए तो x का मान आपको 1 दिया है, फिर -7 गुना y का मान कितना दिया है, तो y का मान -1 दिया है, फिर -5 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 और 2 को k से कीजिएगा तो 2k, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 7 एकम 7 होगा, फिर -5 बराबर 0, और ये देखिए 2k हो गया और यहाँ पे ये जोड़ 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 बराबर 0, और k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो -2 और 2 से हम भागा लगा देंगे, काट के -1 हो जाएगा, यानी k बराबर आपको -1 आ गया, और ऑप्शन आपका नहीं है इसमें, ऑप्शन जो है इसमें नहीं है। ऐसा कीजिए 2k, ऐसा कीजिए, हमको लगता है क्या पता है, हमको लगता है जो इसका जो है क्वेश्चन लिखने का जो है क्या कहते हैं, या तो क्वेश्चन गलत लिखा गया है या इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। अब चलिए अगर मान के चलिए इस प्रकार से जो सेम सवाल है, सेम सवाल, अगर सेम सवाल होगा तो आपको इसी प्रकार से काम करना है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं, अब हम ऐसा मान के चलते हैं जो ये एकमात्र हल है और बीच में जो x और y का मान आपको दिया है, मान के चलिए वो नहीं है, तब क्या करेंगे, अब इसके अनुसार बैठा के देखते हैं कि क्या पता आपका ऑप्शन मिल जाए। चलिए अगर इस प्रकार से x और y का मान दे दे तब आपको इस प्रकार से काम करना है, अगर नहीं देगा तब क्या करना है वो देखिए, आपको इस समीकरण को जो है तुलना करना पड़ेगा। तुलना किसके लिए करना पड़ेगा, तो एकमात्र हल के लिए, और एकमात्र हल क्या होता है, एकमात्र हल होता है केवल एक हल। देखिए यहाँ पे कीजिए 2/2 के, अब 2/2 के और इसको -1 बटे में क्या होगा -7 है ना, और ये दोनों क्या होता है केवल एक के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, केवल बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ देखिए कोना कोनी जो आप गुना कर लीजिए, इसको कीजिएगा तो ये -2 के होगा, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, सब दोनों -14 के, माइनस से माइनस खत्म, और के बराबर 14/2 कितना हो गया 7, 14/2 मतलब 7 हो गया। ठीक है, तो के बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7, और आपका ऑप्शन भी के बराबर 7 नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जो है इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसके अनुसार आप बना सकते हो, इसके अनुसार 1 दे दीजिएगा, -1 दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा, उसके बाद कोई इनमें से कोई नहीं आप ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए 18 नंबर का आपका हो गया। 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर का यहाँ पे या तो सवाल गलत लिखा है, सवाल मेरे ख्याल से लगता है सही सवाल लिखा है, ऑप्शन जो है गलत लिख दिया गया है। चलिए 19 नंबर में देखिए, 19 में है यदि अतना समीकरण अतना के हल है तो के का मान,
देखिए यहाँ पे बोला ये 2k - 1, उसके बाद कोमा है और k, ये जो है समीकरण का हल है। कौन सा समीकरण का बाबू? तो 10x - 9y बराबर 12 इसका हल है। तब आपसे पूछ रहा है जो k का मान कितना होगा। एक बात बताइए, हल है, किसी भी समीकरण का हल है, तो इसे आप क्या समझते हो? सर जी हम इससे यही बात समझते हैं, अगर कोई भी समीकरण का हल है मतलब उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप जानते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फुटा के नहीं दिया है जो x का मान कौन सा है और y का मान कौन सा है। यहाँ पे बहुत बच्चे को पहली बार आज पता चलेगा, जब आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे तब आप जो पहले लिखा हुआ रहता है, जो पहले लिखा हुआ रहता है वो x का मान होता है और जो बाद में लिखा हुआ रहता है वो y का मान होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में आज के बाद से रखिएगा। अब आपको यहाँ पे x का मान दिया है कितना, x का मान दिया है इतना और y का मान आपको दिया है कितना, के दिया हुआ है। हम जानते हैं बाबू, जब बोल दिया ये समीकरण का हल है मतलब हम उसके जगह पर उसका मान हम रख देते हैं। तो 10 गुना में कितना x, x की जगह पर क्या होता है 2k - 1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पर देखिए 9 हुआ ना जी, ये 9। अब ये 9 जो है y की जगह पर k, 9k, ये बड़ा, जब हम इसको करते तो कितना आता हमको, 12 ही आता। आप जानते हैं ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता 12, यानी ये 12 के बराबर है। ठीक है, अब चलिए इसको गुणा कर लीजिए, तो 10 गुना कितना होता है 20 के माइनस 10 से कम 10, यहाँ पे 9 के बराबर 12। ठीक है, 20 के और 9 के घट के कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 के, और ये 10 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो जुटेगा, तो 12 10 कितना हो गया 22, तो 11 के बराबर कितना 22/11 कितना होगा 11 दूना 22, यानी के बराबर आपको कितना आ गया बाबू, के बराबर 2 आ गया। सवाल को सिर्फ समझना है, जो क्या करना है इस पर, ये नहीं हड़बड़ा के कोनो काम करने लगिएगा फिर आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, जब बोल दिया जो हल है मतलब जब उस पर हम रखेंगे तो उतना के बराबर होना चाहिए, बस हो गया, उसी का हम यूज कर लेंगे निकालने के लिए। तो कितना आ जाए हमारा के बराबर कितना आ जाए 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का हो गया। अब 20 नंबर का देखिए, 20 नंबर में है यदि इतना, तो क्या, देखिए ये विशेष प्रकार का सवाल है, ये सवाल विशेष प्रकार का सवाल है। ठीक है, अब इसको जो है बनाना आपको हम सिखाते हैं, जो कैसे बनाइएगा। 173 बराबर 221, इस टाइप का सवाल जानते हैं आपको जो है सब्जेक्टिव में ज़्यादा रहता है, सब्जेक्टिव में जो है आपको ज़्यादा रहता है इस टाइप के सवाल। ऑब्जेक्टिव में बहुत कम मिलेगा लेकिन सब्जेक्टिव में आपको रहेगा। और ये सवाल जो है आपको किधर गया, इसमें क्वेश्चन को ज़रा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जो यदि इतना तो x और y का मान कितना होगा। बाबू x और y का मान मतलब आपको इसका हल पूछ रहा है, और बताइए जो हल हम लोग जो है किस प्रकार से निकालते हैं। हम इसको मिटा देते हैं ताकि आगे काम आने वाला है, मतलब आगे बहुत लंबा खिंचाएगा ये। देखिए यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। गर्मी जो है बाबू बहुत है, इतना गर्मी में भी आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो आप लोग अपराध कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या कर रहे हैं आप लोग, अपराध कर रहे हैं। आपको वीडियो को जो माइक भी जो अंदर घुस जाता है, आवाज़ पता नहीं कैसा गया होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए विशेष प्रकार का सवाल है। हम काहे बोलते हैं इसको विशेष प्रकार का सवाल, देखिए यहाँ पे ये जो x का गुना के 173 है, ये आपको, अरे सवाल तो हम लगता है गलती लिख दिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे x और यहाँ पे y, इसी का गलती कहाँ लिख दिए जी। ठीक है, देखिए जो आपको यहाँ पे x का गुणांक मिलेगा वही आपको y का गुणांक मिलेगा। सेम चीज़ 173 है तो 173, और जो यहाँ पे y का गुणांक मिलेगा वही चीज़ आपको यहाँ पे x के गुणांक मिलेगा। ठीक है, तो सर जी तो यहाँ पे विशेष क्या है, जब बाबू आप इसको कटवाने की कोशिश कीजिएगा, जब आप इसको कटवाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। क्यों हालत क्यों ख़राब होगा, क्योंकि इसको जो है इससे गुना करना पड़ेगा और इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तब जो है ये बराबर होगा, तब ये बराबर होगा। अब बताइए आप ही गुना करने पर क्या हालत होगा आपका, है ना। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, जब इस प्रकार से रहे तब आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार जोड़ लीजिएगा और एक बार घटा लीजिएगा। हम क्या बोले सुनिएगा फिर से, अगर इस टाइप के सवाल रहे जो चीज़ यहाँ पे हो वही चीज़ यहाँ पे y वाला में हो, और जो चीज़ यहाँ पे y वाला में हो वही चीज़ यहाँ पे x वाला में हो, तब क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार जोड़ते हैं। इसी सवाल को यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, आपको पता है। इसको जोड़िए कितना होता है, तो 7 3 10, 9 7 16, 1 17, 1 1 2 1 3, 370 हुआ, 370 x प्लस, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, किधर गया जी,
इसको जोड़िए, 7 3 10, 9 7 16 1 17, 1 1 2 1 3, यहाँ पे y और बराबर यहाँ पे देखिए 9 1 10, 4 2 6, 2 1 4 2 6 1 7 होगा यहाँ पे 7 और 2 1 3, 2 1 3, 370। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस दोनों से 370 कॉमन ले लीजिए। काहे लिए? काहे कि हमको कटाना है इसीलिए। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे 370, ये 370 को उधर भेज देंगे यानी कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1, है ना। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 1। ये समीकरण आपका अब तीसरा बन गया। ये समीकरण कौन सा? तीसरा। फिर आपको हम क्या बोले हैं, जो एक बार घटाने के लिए, अभी आपने जोड़ा है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 173x प्लस 197y बराबर 149, ठीक। फिर 197x प्लस 173y बराबर 221। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा, 7 में से 3 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, ये खत्म, माइनस में x, ठीक। और इसको घटाइएगा तब, इसको घटाइएगा तो आपको इतना ही आएगा 24 वह आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब इसको घटाइएगा तो 11 में से 9 गया तो कितना, 11 में से 9 गया तो 9 2 11 होता है। फिर यहाँ पे 11 में से 4 गया तो 7 4 11 होता है। फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 में से गया, खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, दोनों में 24 है, 24 हम कॉमन ले लेते हैं। 24 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपको माइनस x और यहाँ पे बचेगा y, ठीक है। और ये 24 कॉमन वाला उधर जाके काटेगा उसको, तो 24 दिया कितना होता है 72। ये वाला स्टेप को हम गायब कर दिया यहाँ से। ये आपका समीकरण 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण आया और ये समीकरण। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x और y का मान। इससे क्या होगा, इससे हमको जो है एक छोटा समीकरण आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, x वाला को कटा देते हैं। काहे कि इसमें प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसको कटाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस x प्लस y बराबर कितना 3, जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कटेगा ये, और ये 2y हो जाएगा और यहाँ पे 3 1 4, तो y बराबर 2 उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको y बराबर 2 आ गया। इसी y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान के चलिए आप y का मान यहाँ पर रखते हो, ठीक। तो y बराबर जब 2 दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं, x प्लस y बराबर कितना है 1। तो x प्लस y के मान 2 आया है, यहाँ पे 1, तो x बराबर कितना 1 माइनस 2, तो x बराबर आपको -1, यानी x बराबर 1 -1 और y बराबर कितना 2। आप जो है अपना ऑप्शन को मिला लीजिए। ये थोड़ा सा लंबा सवाल चला गया, हम आपको पहले ही बोले हैं, ये आपको सब्जेक्टिव में आता है, ठीक। कौन सा है जी। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, उसको ज़रा सा आप ध्यान से देखिए, उसको ज़रा सा आप ध्यान से देखिएगा। अब मान के चलिए आपको क्या आया है, आपको x बराबर -1 आया है और y बराबर आपको 2 आया है, ठीक है। उसमें भी -1 और 2 ही है, उसमें भी -1 और 2 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन उसको बनाने नहीं आया, अगर हम बनाते हैं हम अलग काम कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए, अगर इस प्रकार से रहे तो आपको हम बोले हैं पहले आप x का मान रखिएगा, उसके बाद आप y का मान रखिएगा, ठीक है। तो यानी -1 और 2, ये इसका जवाब हो सकता है। -1 और 2, -1 और 2, यानी x की जगह पर -1, y की जगह पर 2। लेकिन आपको ये हिसाब से नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन जो है इसका अलग अलग है। जब ऑप्शन अलग अलग है, अब हम इसको यहाँ पे खोजेंगे, जो x क्या कहते हैं, हम यहाँ पे खोजेंगे जो -1 और 2 किधर है, -1 और 2 किधर है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको -1 और 2 है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, कितने नंबर का होगा, 21 नंबर का। 21 नंबर का सरल रेखा जो इतना और इतना से निरूपित की जाती है। देखिए x बराबर कितना है, x बराबर -1 और y बराबर कितना है 4। बोला जो एक दूसरे के लंबवत है या एक दूसरे के समांतर है, या ना तो एक दूसरे के समांतर है ना एक दूसरे के लंबवत है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है 0, ये है 1 और ये है 2, ये है 3, ये है 4, है ना, प्लस में 4। और यहाँ पे ये -1, ये -2, -3, -4 और y बुला लीजिए, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो एक दूसरे के लंबवत है, कैसे, y बराबर आपको कितना है लेना है 4 और x बराबर कितना लेना है -1, ये लेना है, ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, रेखा जो इतना तथा इतना से निरूपित की जाती है वो क्या है, इससे रेखा निकालेगा, यानी ये रेखा इधर मिलेगा, इधर
क्या ये एक दूसरे का लंबवत है? देखिए एक दूसरे का क्या ये लंबवत है, आपको दिख रहा है? नहीं। एक दूसरे के क्या समांतर भी आपको दिख रहा है? नहीं, एक दूसरे के समांतर भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक दूसरे के समांतर है और ना ही एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ना एक दूसरे के समांतर है, ना ही एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 22 को देखिए। 22 में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का मतलब क्या। फिर ऑप्शन आप देख लीजिए, जो ऑप्शन है उसी के अनुसार आपको काम करना है। ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, तुलना करना पड़ेगा। और तुलना कैसे करते हैं, तो A1/A2 और B1/B2, हाँ ना, और C1/C2 इसको देखेंगे। चलिए तुलना करके देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 1/3 होगा और यहाँ की जगह 2 के 12, ये 1 कितना हो गया 6। हम यहीं पर देख रहे हैं बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ जी। जब बराबर नहीं हुआ तो ऑप्शन के अनुसार क्या बोल रहा है, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या एक से अधिक हल होगा। जब इस प्रकार का कंडीशन बनता है तो उसका केवल एक हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 में क्या है, समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल। ये भी आपको जो है, ये भी जो है आपको क्या कहते हैं, तुलना करने के लिए। इसका जो है आप A1/A2 और B1/B2 करके तुलना कीजिए। जो आंसर होता है वो अभी तुरंत आप जो है कमेंट में हमको भी बताइए, है ना। हम आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं कमेंट में लिखने के लिए बना के, ताकि आपको जो है आत्मविश्वास बढ़े, है ना। आप किसी भी क्वेश्चन पर जो है सोल्व करने के लिए आप सक्षम हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 23 नंबर का आपसे बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 का, यदि समीकरण इतना के हल कोई हल ना हो तो के का मान। देखिए यहाँ पे आपको के दे दिया है, उसका मान पूछ रहा है, लेकिन आपको कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू, कंडीशन आपको दे दिया है जिसका कोई भी हल नहीं है। इसका कोई भी हल नहीं है, और कोई भी हल नहीं है, इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है, देखिए K/6। पहले तो हम तुलना कर लेते हैं, K/6, उसके बाद यहाँ पे -2/3 और 2/7। कोई भी हल नहीं के लिए ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, केवल ये है, हम यहाँ से जो है के का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कोना कोनी गुना करके। 2 को कैसे कीजिएगा, तो 2 के बराबर कितना, 6×5 = 30, -30, तो के का मान कितना हो जाएगा, -15, यानी के बराबर जो है -15 होना चाहिए। के बराबर क्या होना चाहिए, -15। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 25 में है रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना। अब देखिए फिर से आपको तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। कीजिए x + 3y। आप ऑप्शन के अनुसार काम कीजिएगा, जो आपसे ऑप्शन रहेगा वही काम आपको करना है, और किस ऑप्शन पे क्या काम करना है ये चीज़ तभी से आपको बताते हुए आ रहे हैं। चलिए इसमें तुलना करिए तो एक बार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/-5। आप जानते हो ना, ये देखिए दोनों बराबर है। सर जी ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो अब यहाँ पे हम काम छोड़ देंगे। अब बताइए ये अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है। ये हल तो देता है ना जी, ये को हल देता है ना। जब जो हल देगा तो वो विरोधी कहाँ से, वो अविरोधी की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कितना नंबर का है, 26 का। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। बोला जो हल इसका अनंत है तो आलेख कैसा होगा, जरा याद कीजिए। आलेख कैसा होगा, जब ये A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, और ये भी बराबर हो जाता है C1/C2 के, तभी जो है इसका अनंत हल होता है। और अनंत हल होने के लिए रेखा पर रेखा को चढ़ना पड़ेगा, और रेखा पर रेखा जब चढ़ जाता है तो उसको हम संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती है। क्या अनंत हल होने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, रेखा संपाती हो जाता है। ठीक, चलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है अब 27 है। क्या है, 27। यदि समीकरण इतना तथा इतना के बराबर के कोई हल नहीं है, इसका कंडीशन आपको दे दिया है, जो कोई हल नहीं है, तब आपको के का मान निकालना है। तो 3y - 5, और यहाँ पे देखिए क्या है, 6x - 2y = के। बोल दिया जो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो तुलना कर लीजिए। 3/6 है ना, 3/6 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको कीजिए तो ये हो जाएगा, माइनस तो कट ही जाएगा, 1/2।
ये तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं होना चाहिए 5/2 के, हम ये काहे लिखे, काहे कि आपको कंडीशन दिया हुआ जो कोई हल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको जो है के का मान निकालना है। अब के का मान देखिए यहाँ पे बराबर वाला भी है और बराबर नहीं वाला भी है ना। चलिए दोनों से करके दिखाते हैं आपको। एक बार क्या कीजिए, इस दोनों का तुलना कीजिए, दोनों का तुलना कीजिएगा तो कितना होगा, 1/2 बराबर नहीं है 5/k के, तो के को 1 से गुना कीजिएगा तो के, और बराबर नहीं है 5 दूना 10 के। एक तो आपका रिजल्ट ये आया। उसके बाद देखिए अब ये 1/2 इसके साथ तुलना कीजिए 5/k का, ये तो दोनों बराबर हो जाएगा ना जी, ये दोनों क्या हो गया बराबर। चलिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा जो के बराबर नहीं होना चाहिए 10 का। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। के बराबर नहीं होना चाहिए कितना का, 10 का। क्या चीज़ होने के लिए, कोई हल नहीं देने के लिए, कोई हल नहीं देने के लिए। मान के चलिए अगर के बराबर 10 आ गया तब क्या होगा, तो इसका कोई ना कोई हल हो जाएगा। जैसे आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे, जरा सा इसको कीजिए। के बराबर क्या बोल दिया, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं के बराबर 10 रख देते हैं। ये के बराबर क्या कर दिए 10, जब के बराबर बाबू 10 रखिएगा तो 5 का 5 5 दूना 10, ये भी आपका 1/2 हो गया, 1/2 यानी बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया यानी इसका अनंत हल आ जाएगा, इसका हल अनंत आ जाएगा, यानी इसका हल तो निकल गया ना जी। लेकिन बोल रहा था के का ऐसा मान बताइए जिससे इसका कोई हल नहीं होगा, तब इसको हर हालत में जो है के बराबर 10 नहीं होना चाहिए। ठीक, सवाल को समझते हुए चलिएगा। 28 नंबर का देखिए क्वेश्चन 28 का, यदि समीकरण अतना तथा अतना एक बराबर के अद्वितीय हल हो। क्या बोला, अद्वितीय। अद्वितीय के बारे में केवल एक हल, अद्वितीय के बारे में क्या बोले हैं, केवल एक हल, ठीक है ना। देखिए 3x प्लस ky बराबर 1, इसका बोल दिया जो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए तुलना कीजिए 1/3 और यहाँ पे -2/k, -2/k। अद्वितीय हल में हम क्या जानते हैं, ये बराबर नहीं होना चाहिए। कर लीजिए कोना कोनी गुना, तो के कम के और ये बराबर नहीं होना चाहिए कितना का, 3 दूना 6, यानी के बराबर नहीं होना चाहिए कितना का, -6 का। देख लीजिए ऑप्शन, के बराबर नहीं होना चाहिए के -6 का, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। सवाल को जो मान के चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं तो आपको लगता होगा क्या, जो हम भी बना लेंगे, लेकिन इसी चीज़ को जब आप अकेले में जाइएगा बनाने के लिए तो आपसे नहीं बनता है। ये आपके प्रैक्टिस को दर्शाता है, जो आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जो है माइंड उतना फ्री होगा, आप उस सवाल पर उतना पकड़ बना सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए जितना भी मैं सवाल करता हूँ इस सवाल को अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तभी आपका जो है 90 नंबर जो हम बोले हैं आपको दिलाएंगे, तभी आपको आ सकता है। वैसे हम जितना क्लास देते हैं, जो बताते हैं, उससे आपका नहीं आने वाला है। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा गणित में टॉप करने के लिए। चलिए 28 का था ना जी, 28 का था। अब चलिए यहाँ पे 29 का जो है हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जगह होगा तो यहीं पे हम बना देंगे। चलिए थोड़ा सा जगह है, इस जगह में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। 29 का 29 नंबर में देखिए बोला जो के किस मान के लिए समीकरण का इतना और अतना के अनगिनत हल है। अनगिनत हल देखिए कितना है, 4x प्लस ky बराबर 6, उसके बाद है 2x माइनस 4y बराबर 3। अब इसको आप अपने से सोल्व करने का कोशिश कीजिए। हम क्या क्या करना है वो चीज़ बता देते हैं। बोल रहा है जो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा उसके लिए कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस पर आप बैठा के देख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठाए हैं, है ना, यहाँ पे बैठाए हैं, उसी प्रकार से बैठा के देख लीजिए। आपको जो है यहाँ पे इस के का मान निकल जाएगा। इसको हम अगर बता देंगे तो फिर आप जो है दिमाग में वही चीज़ ला लीजिएगा, हमसे बन जाएगा, लेकिन बाद में आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए इस सवाल को आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 29 का हो गया। अब 30 नंबर का चलिए देखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, फिर हम लोग जो है 30 नंबर पे चलेंगे। और नए स्टूडेंट जितना भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए बाबू यहाँ से जो है हम लोग 30 नंबर के सवाल को देखते हैं। 30 नंबर के सवाल को जो जरा सा पढ़िएगा। बोला यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा होगी। असंगत है तब कैसा रेखा रहेगा, समांतर रहेगा या सदैव संपाती होगा या सदैव प्रतिच्छेदी होगा या प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगा। जरा सा बताइए असंगत कब बोले थे, एक आपको बोले थे संगत और दूसरा आपको बोले थे असंगत। संगत मतलब जिसका हल निकल सकता है और असंगत मतलब जिसका हल नहीं निकल सकता है। और आपको बोल दिया युग्म असंगत है तो उसका निरूपित करने वाली रेखा। असंगत मतलब हल कब नहीं निकलता है, जब रेखा समांतर चला जाए, यानी उसको काटे नहीं, तब वो असंगत होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 31 नंबर का देखिए। 31 नंबर का 31 में क्या है,
दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या। जब प्रतिच्छेदी यानी काट देता है जब रेखा, तो कितना हल होता है? तो आपको हम बताए थे ना जी, ये कंडीशन कब पैदा होता है पहले ये समझिए। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तभी वो प्रतिच्छेदी होता है। और जब वो प्रतिच्छेदी हुआ तो उसका केवल एक ही हल निकलेगा। ठीक है ना? कितना हल जी? एक ही हल होगा। कौन सा होगा? सिर्फ एक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से 32 नंबर का सवाल को देखिए। कौन सा सवाल है? 32 नंबर का सवाल। समीकरण युग्म अतना तथा अतना के हल। देखिए ऑप्शन को देखिए। अब ऑप्शन के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा जो आपको क्या काम करना है, क्या काम करना है। तो क्या काम करना है बाबू? इसको तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। कैसे करेंगे? तो 2 दूना 4 ये 1/2 हुआ, 3 दूना 6 ये 1/2 हुआ, 5 या 15 ये 1/3 हुआ। हम क्या देख रहे हैं? ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। अब जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार हम जवाब दे देंगे। बोला जो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है? जब ये बराबर नहीं होता। ठीक, उसके बाद अनंत हल, अनंत हल कब होता है? जब ये टोटल बराबर हो जाता है। उसके बाद कोई हल नहीं। हाँ, ये इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। काहे नहीं होगा? क्योंकि रेखा समांतर चला जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर का देखिए। 33 में है यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखा कितना होगा। ये 33 नंबर का क्वेश्चन बाबू आपसे बोल दिया जो संगत है। संगत है मतलब हल निकलने के लिए वो देगा, हल निकलने के लिए वो देगा। और जब हल निकलने के लिए देगा तो कब कब हल निकलने के लिए देता है? जब वो प्रतिच्छेदी होता है और जब वो संपाती होता है। याद है ना? यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती। हमेशा प्रतिच्छेदी और हमेशा संपाती, लेकिन प्रतिच्छेदी संपाती ये दोनों जब ऑप्शन में है तो ये आपको देना पड़ेगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए 34 नंबर का देखिए। 34 नंबर का सवाल, 34 का रैखिक समीकरण युग्म अतना तथा अतना के हल। इसका जो है आपको हल पूछ रहा है, जो इसका हल क्या है? 2y बराबर 16, उसके बाद 7x - 4y - 4y बराबर 2 के हल। देखिए इस 2 को आप 4 बना सकते हो, इस 2 को 4 बना सकते हो। इसके लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर लीजिए। 5 का 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y बराबर 16 दूना 32। उसके बाद जो है ये वैसे ही छोड़ देंगे, -4y बराबर 2। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17x बराबर 34 और x बराबर 2 है ना। x बराबर कितना? 2। और x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। x का मान के चलिए इसी में रखिएगा। तो 5 का 5 दूना 10 और इधर जाकर ये घट जाएगा 10, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 6। इतना क्या बचेगा? 6। और ये 2 उधर जाएगा, भागा लगाएगा, यानी y बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही है। चलिए 35 का देखिए। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक बार। 35 में क्या है? समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं है। अब बोल रहा है जो कैसा रेखा है, कैसा रेखा है। अब ऑप्शन के अनुसार आपको जो है कमांड करना चाहिए। जो क्या करना पड़ेगा हमको? +9 बराबर कितना? 0। 3x - y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है ना। ये देखिए ये समीकरण का रूप ये भी है, और आपको हम बोले थे ना ये अगर 9 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए कैसा है? तो कैसा है तो हमको तुलना करना पड़ेगा। तुलना कीजिए। 6/3 यानी 3 दूना 6 होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2/1। और यहाँ पे देखिए माइनस तो खत्म, और यहाँ पे ये भी 2/1, ये 2 बराबर हो गया। और तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3/4 ये बराबर नहीं हुआ। अब बताइए कौन सा कंडीशन है? संपाती का है कि समांतर का है कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? अब कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको जवाब देना पड़ेगा। हम ये चीज़ आपको निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, चलिए 36 का देखिए। 36 का देखिए क्या होगा। के किस मान के लिए समीकरण अतना तथा अतना संपाती। संपाती बोल दिया बाबू, संपाती बोल दिया। संपाती मतलब सब बराबर। संपाती मतलब सब बराबर है ना, सब बराबर। कीजिए एक बार। 3/6, 3/6 को काट के 1 कितना आएगा? 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए ये y तो हम यहाँ पे 1 कितना के माइनस का है दिए, क्या है कि माइनस खत्म हो जाएगा, कहा देंगे ये बराबर होना चाहिए। तो के बराबर कितना हो गया? 2। के बराबर कितना आ गया? 2। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। संपाती बोल रहा था, संपाती मतलब वो सब बराबर होता है। तो यहाँ से हम के का मान जो है निकाल लिए। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का
37 का क्या है, युग्म समीकरण एतना तथा एतना के हल है, इतना के हल है। वही आप ऑप्शन के अनुसार काम कीजिएगा। इस ऑप्शन के अनुसार हमको तुलना करना पड़ता है, इस ऑप्शन के अनुसार क्या करना पड़ता है, तुलना। तो तुलना करके देख लीजिए, 12y प्लस 6y बराबर 6। देखिए यहाँ पर जरा सा घुमा दिया है, यहाँ क्या क्या है बाबू, घुमा दिया है। अगर कोई बच्चा आंख मूंद के काम करेगा तो यहाँ पे गलती करेगा, वो यहाँ पे गलती करेगा। क्या गलती करेगा, देखिए जरा सा, यहाँ पे x का वाला होना चाहिए और यहाँ पे y वाला होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा करके दे दिया है। ये क्या कहते हैं, x वाला को यहाँ पर रख दिया, y वाला को यहाँ पे। तो हमको जो है सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने के लिए 6x वाला को इधर रखना पड़ेगा और इसको उधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम काम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा। अब इसमें ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। देखिए तुलना कीजिए, 2 तिया 6 1/3 और यहाँ पे 4 तिया 12 1/3 और यहाँ पे 1/2। ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका कितना हल, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद 38 का देखिए, 38 का के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना, ये बोल दिया संपाती। क्या बोला बाबू, ये बोल दिया आपको संपाती। संपाती मतलब सब बराबर, संपाती मतलब सब बराबर। देखिए कर लीजिए, ये कितना है 1/3 है और ये कितना है 2/k है। ये बराबर होना चाहिए। हमको इसको करके क्या कोनो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा फायदा। हमको के का मान चाहिए, हम इससे भी निकाल सकते हैं। के एकम के 3 दूना 6, यानी के बराबर कितना होना चाहिए 6 के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर को जो है जरा सा ध्यान दीजिए। 39 नंबर में बोल रहा है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो समीकरण निकाय a1/x बराबर b1/y a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या हल होगा। अरे हल होगा, आपको ऊपरे में कंडीशन दे दिया है, वो कंडीशन के अनुसार कौन सा हल होता है बाबू, इस कंडीशन के अनुसार अनगिनत हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर का देखिए, 40 नंबर का के किस मान के लिए समीकरण एतना तथा एतना के अद्वितीय। देखिए कंडीशन आपको दे दिया बाबू, आपको कंडीशन दे दिया है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल के लिए पहले वाला बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। पहले वाला बराबर क्या नहीं होना चाहिए। तुलना कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा k/3 और यहाँ पे 2/1। ये बराबर नहीं होना चाहिए। कोना को जब गुना कीजिएगा तो k बराबर नहीं होना चाहिए कितना का 6 का। देखिए ऑप्शन कौन सा है, k बराबर नहीं होना चाहिए 6 का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो कंडीशन आपको देगा उसी कंडीशन के अनुसार जो है आपको काम करना होता है, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है 41 नंबर का सवाल को देखिए। 41 में क्या है, जो दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हल की संख्या। जब समांतर चला जाता है तो हल क्या को होता है, तो हल एको गुना, ठीक है। चलिए 42 नंबर का देखिए, यहाँ से 42 का, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए शून्य होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 42 का एतना का आलेख कैसी सरल रेखा है। देखिए y-4 बराबर बोल रहा है जी, एक कैसी सरल रेखा है। तो यहाँ से जब y का मान आप निकालिएगा तो y का मान आपको 4 आएगा। जब y का मान 4 आएगा मतलब ये x का समांतर है। x के क्या है, x अक्ष के समांतर है, ऐसा समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर आपको y का मान दिया हुआ रहे, तब आप x अक्ष के क्या बोल दीजिएगा, समांतर। x अक्ष के क्या बोल दीजिएगा, समांतर। अगर आपको x का मान दिया हुआ है, मान के चलिए कुछ है, तब जो है ये y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। जो आपको समीकरण दिया हुआ था, इस समीकरण के अनुसार आपने y का मान निकाला, और जब आपने y का मान निकाल लिया तब इसको x के जो है समांतर बोल दिए। अगर आपको यहाँ पे x का मान निकलता तब इसको आप बोलते y अक्ष के समांतर, ठीक है। चलिए यानी इसका जो है आंसर x अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 42 का हो गया सर। 43 का देखिए, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x एतना तथा एतना के अनगिनत हल प्राप्त करने के लिए आप ये बता दीजिए अनगिनत हल कब होता है। नीचे का कंडीशन को देखिए जरा, अनगिनत हल कब होता है, जब सब बराबर होता है। सब बराबर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 का हो गया। 44 को जरा देखिए। 44 में है जो ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय
और इतना का कोई हल नहीं। आपको बोल दिया बाबू कोई हल नहीं, ध्यान में रखिए कंडीशन को जरा सा बोगला के तरफ, जो बोगला जैसे मछली को पकड़ लेता है ना तुरंत देखने के बाद, उसी प्रकार से कंडीशन को पकड़ने का आप कोशिश कीजिए, है ना। चलिए बोल दिया कोई हल नहीं, तो आपको ए का मान कोई हल नहीं के लिए क्या होता है बाबू, पहले वाला बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए a/2 और यहाँ पे 10/5 काट लीजिए तो 5 का 5 5 दूना 10, 2/1 ये बराबर नहीं होना, सॉरी क्या कंडीशन है, जो कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल के लिए ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए, कितना के 9/11 के, ठीक है। तो आपको क्या कर निकालना है, ए का मान ना, तो इसको आप कर लीजिए। तो ए को 1 से कीजिएगा तो ए और 2 दूना 4, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 का हो गया। अब 45 का देखिए, 45 में क्या है, समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार सरल रेखा होगी। देखिए आप ऑप्शन को देखिए, बोगला के तरह मछली को पकड़िए फटाक से, बोगला की तरह क्या करना है, मछली को फटाक से पकड़िए। इस ऑप्शन जब रहता है इस प्रकार का ऑप्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया हम तुलना करते हैं, तुलना कीजिए 2 दूना 4 यानी 1/2, 3 दूना 6 1/2, 4 तिया 12 1/3। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बराबर हो गया, बराबर नहीं हुआ, मतलब रेखा समांतर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, समांतर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का हो गया। चलिए सी नंबर में देखिए, सी में क्या है, समीकरण निकाय इतना तथा इतना के कितने हल। फिर से ऑप्शन देखिए, बोगला की तरफ पकड़िए इसको फटाक से, बोगला की तरफ फटाक से पकड़िए, ऑप्शन को देखिए क्या है, ऑप्शन को देखिए। इस ऑप्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को जरा सा ध्यान दीजिए। इस ऑप्शन के लिए तुलना करना पड़ता है, तुलना कर लीजिए, ये 1 कीजिएगा तो कितना होगा 2/3, और यहाँ पे -3 है और यहाँ पर 1 है, यानी ये -3/1 ऑप्शन चाहिए ना। ये दोनों देखिए बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, जब बराबर नहीं हुआ मतलब प्रतिच्छेदी, मतलब बराबर नहीं हुआ मतलब प्रतिच्छेदी। क्या नंबर का था जी, 46 का। प्रतिच्छेदी आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है जो कितना हल, तो इसके लिए एक हल, इसके लिए एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। कौन सा ऑप्शन है, एक और केवल एक हल, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 46 का हो गया। अब यहाँ पे हम 47 का देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल। देखिए अनंत हल बोल दिया, कंडीशन आपको दे दिया, कंडीशन आपको दे दिया जो अनंत हल है, तो जो कंडीशन है उसके अनुसार हम काम कर लेंगे, तो हम अपना जो है के का मान निकल जाएगा। बोल दिया अनंत हल, अनंत हल मतलब सब बराबर। देखिए ये 1/5 होगा, तुलना करने पर ये 2/k होगा, बराबर। अब इसको क्या जरूरी है, हम इसी का तुलना कर लेते हैं, के का मान निकल जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए, के एकम के 5 दूना 10, यानी के बराबर क्या होना चाहिए, के बराबर 10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 का हो गया। अब जो है आपको 48 नंबर का है ना। 48 में क्या है, इतना और इतना के हल है। अब इसको हल पूछ दिया जो आपसे, जो हल कौन सा है, 2x + 3y बराबर कितना 11, उसके बाद 2x - 4y बराबर -24, ठीक है ना। हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर, देखिए इसको, ये तो बराबरे है, ये क्या है बराबरे है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे घटा देंगे। काहे घटाए हैं, हम जो है इसको इस प्रकार इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, चिन्ह बदलता है, ये खत्म हो जाएगा, ये 4 3 7y हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा 20 10 30 4 34 35 हुआ 35। तो यहाँ से y का मान 7 + 35, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान जब 5 आ गया तो इस y के मान को जो है किसी भी समीकरण में रखकर आप x का मान निकाल सकते हो। आप देख लीजिए x का मान कौन सा है, x का मान कौन सा है, उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऑप्शन में ज़रा सा आपको काम करने के लिए बता देते हैं क्या। जब आपने y का मान निकाल लिया 5, तो इसमें देखिए y का मान कौन सा 5 है, तो इसमें एक ही तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें y बराबर 5 है। ऑप्शन नंबर बी में y बराबर -5 है, लेकिन आपको -5 तो आया नहीं है, आपको आया है +5। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन डी देखिए चल सकते हो, यानी जब बैठाइएगा तो आपको x बराबर -2 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक। कर लीजिए, आपके फायदा के लिए वो रहेगा। 48 हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 49 में क्या है, यदि इतना एवं इतना हो तो, ये भी आपको जो है हल पूछ रहा है इसका। 3x - 2y बराबर 12, उसके बाद क्या है 4x - 5y बराबर 16। इसमें देखिए कोई भी बराबर होने वाला नहीं है, आप किसी को भी बराबर नहीं कर सकते हो। तब हम क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए,
किसको बराबर करना है, एक्स वाला को या वाई वाला को। अगर एक्स वाला को बराबर करना है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा इसको, और इसको जो है आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको 4 से कर लेते हैं, इसको 3 से। तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 चौके 48 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब 3 से कीजिएगा तो 4 तिया यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जब चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा, घटा लीजिए, घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 7y प्लस में, और यहाँ पे ये 0, तो y बराबर कितना 0। जब y बराबर 0 तो देख लीजिए y बराबर 0 कौन कौन सा है। y बराबर 0 क्या नंबर का था, 49 का, 49, हाँ यहाँ पे 49 y बराबर 0 देखिए किस में है, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा y बराबर कितना 0। उसके बाद कोई भी y बराबर 0 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। देखिए बैठा के देख लीजिए ना, बैठा के देख लीजिए y बराबर 0, तो y बराबर जब 0 कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, समीकरण एक क्या है आपका 3x माइनस 2y बराबर 12। तो y बराबर 0 कीजिएगा तो ये तो पूरा पूरा 0 हो गया है ना। फिर x बराबर कितना होगा 12/3 4, और यहाँ पे देखिए x बराबर 4 ही दिया हुआ है। ये सब जो है तरीका है क्वेश्चन को बनाने का, है ना, ठीक। उसके बाद चलिए क्या नंबर का, यहाँ से थोड़ा सा हम मिटाते हैं इसको। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन को ज़रा सा बनाइए आप, अगर बनता है तो तुरंत से कमेंट में टाइप कर दीजिए, है ना। माइंड में कुछ भी मत रखा कीजिए, माइंड में कुछ भी मत रखा कीजिए, जो हो कमेंट में फटाक से इसको लिखिए, या कमेंट में नहीं लिखना है तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, कॉपी पेन में फटाक से लिख दीजिए, है ना। चलिए क्या का था वो 49 का था ना। चलिए 50 नंबर का देखिए, समीकरण युग्म अतना और अतना के हल है। कितना हल है भैया, देखिए समीकरण देख लीजिए, 3x माइनस 2y बराबर 3, क्या है जी प्लस में 3 बराबर 0। उसके बाद 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। देखिए जब आपको इस प्रकार से सवाल रहता है ना तो एक समीकरण के नीचे एक समीकरण लिख लीजिएगा, तब आपको तुलना करने में आसान होगा, ठीक है ना। हमको देखिएगा जब भी हम लिखे हैं तो एक समीकरण के नीचे में एक समीकरण को लिखे हैं, काहे कि हमको तुलना करना आसान होता है। चलिए आगे बढ़िए, बोला इसका हल कौन सा है, हल कौन सा है, क्या कीजिएगा, हल निकालने के लिए आप देखिए अगर इस प्रकार से दे दें और अगर आपको ऑप्शन से काम नहीं करना है तब क्या कीजिएगा, इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, बराबर के उस साइड भेज दीजिएगा। जब ये -3 उस साइड जाएगा, सॉरी +3 उस साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, ये -3। उसके बाद ये -47 है, उधर जाएगा तो +47 बनेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में 47, ठीक है। अब चलिए अब आप काम कर सकते हो, क्या करना है, किसी एक को आपको बराबर करना है। तो चलिए हम जो है y वाला को बराबर कर लेते हैं, मतलब काहे कि जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना और इसको 2 से गुना। जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 तिया यहाँ पे 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 का 3 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 तिया -9, यहाँ पे -9, ठीक है। उसके बाद 2 से गुना कीजिएगा तो 4 का 4 4 दूना 8, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 का 3 3 दूना 6, फिर 47 दूना कितना होता है 45 दूना 90, 4 94, 47 दूना 94, ठीक है। अब जो है अब इसको जोड़ लीजिएगा, काट लीजिएगा, फिर x का काटिएगा तो x का मान निकलेगा, फिर x का मान बैठा के आप y का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करके इस पर हम छोड़ रहे हैं, आगे कर लीजिएगा। क्या नंबर का था 50 का। 51 नंबर का देखिए, बोला जो k के किस मान के लिए समीकरण का अतना के अनंत हल है। देखिए समीकरण को लिखिए, x प्लस 2y बराबर 3, उसके बाद 5x प्लस ky बराबर कितना है 15। कंडीशन देखिए आपको दे दिया, अनंत हल है, अनंत हल मतलब सब बराबर, यानी इसका कितना होगा जी 1/5, इसका कितना होगा 2/k, ये बराबर होना चाहिए। और इसको भी बराबर कीजिएगा तो 1/5 है। आप किसी के साथ भी तुलना कर सकते हो, क्या दिक्कत है, किसी के साथ भी तुलना कर सकते हो। अब तुलना करने के बाद आप देख लीजिएगा k का मान कितना आता है, k का मान कितना आता है, उसके अनुसार जो है आप इसका जवाब दे दीजिएगा, है ना 52। अब ये सब सवाल को हम इसीलिए छोड़ रहे हैं ताकि ये सब सवाल जो है बहुत प्रकार का जो है आप क्या कहते हैं, बहुत ही सवाल को जो है इस टाइप के बना के आए हुए हैं और सबको हम बताए हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको, है ना। चलिए 52 का देखिए क्या है, 52 का इतना और इतना के हल है। इसमें भी आपको बोल रहा है जो हल कितना है, तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11। उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y
-4y बराबर -24। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा पता है, ये देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, डायरेक्ट इसको आप घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये खत्म हो जाएगा, आपको y का मान निकलेगा और y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अपने से बनाइए, सवाल को अपने से बनाइए। ठीक है, चलिए 53 नंबर का सवाल देखिए। यदि अतना एवं अतना हो तो इसमें भी आपको जो है मान निकालना है। 3x - 2y बराबर 12, उसके बाद 4x - 5y बराबर 16। ठीक है, देखिए अब इसको जो है जैसे करते थे वैसे भी आप कर सकते हैं। ज़रा हम इसको ऑप्शन से आपको बना के दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है आपको x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0। जब y बराबर आप 0 दीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, आप जानते हैं। और x बराबर कितना है 4, तो 4 तिया 12 और इधर भी आपको कितना है 12 है, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया। अब हम इसको देखते हैं इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो y बराबर कितना 0, यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और x बराबर कितना 4, तो 4 चौके 16, यानी ये भी समीकरण को क्या कर दिया संतुष्ट। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन क्या दोहरा था ना जी, लेकिन 2 नंबर में आपको पूछ दिया तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस सवाल को भी जैसे हम सॉल्व करते थे बनाने के लिए काट कूट के बराबर करके वो काम आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 53 नंबर का सेट था क्वेश्चन, क्या नंबर का था ये 53 का था। ठीक है, अब चलिए 54 नंबर का हम क्वेश्चन को देखते हैं। कितना नंबर का 54 नंबर के क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन है यदि 3x अतना एवं अतना हो तो, यानी इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। अरे यही तो क्वेश्चन नहीं था जी, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 54 का दूसरे नीचे है क्वेश्चन। 3x - 2y + 3 बराबर 0, उसके बाद 4x + 3y - 47 बराबर 0 का हल है। इसमें भी आपको इसका जो है हल ही पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, एक तो तरीका है या तो इसको बराबर कर लीजिए या इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है जो ऑप्शन से। चलिए हम ऑप्शन से आपको बता देते हैं, काहे कि ऑप्शन पे ज़्यादा आप काम कीजिएगा। जब आप ऑप्शन से काम कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो है बहुत जल्दी जो है आपका बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन पर जो है काम करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। आपका x बराबर 1, y बराबर 3। x बराबर जब 1 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 3 - 6 और कितना हुआ 3 - 6 कितना हुआ -3 और यहाँ पे +3, ये खत्म हो गया। आपको जो है ये 0 के बराबर आ गया, यानी ये समीकरण का जो है हल हो सकता है। अब चलिए इसको चेक करते हैं ये बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो x बराबर कितना लिए हैं 1 और y बराबर कितना लिए हैं 3। तो इसको कीजिएगा 1 तो ये 4 और इसको कीजिएगा तो 3, तो 3 तिया कितना है जी y बराबर 3, 3 तिया 9 और 9 और यहाँ पे -47। क्या ये 0 बना देगा, क्या ये 0 बना देगा? आप बोलिएगा सर जी ये तो 0 नहीं बना पाएगा। जब 0 नहीं बना पाया इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। देखिए इसको संतुष्ट कर दिया था लेकिन इसको संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए ये समीकरण का हल नहीं है। दोनों को संतुष्ट करेगा तभी ये हल बनेगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए फ्लॉप कर गया। ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका x बराबर 4 और y बराबर 5। तो 4 दीजिए, 4 तिया 12 और 5 दूना माइनस में 10 +3, देखिए कितना, तो 12 और 3 कितना हुआ 15, 15 में से 10 गया कितना, 15 में से 10 गया तो यहाँ पे 5। क्या ये 0 के बराबर है? तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये हल इसका नहीं है। ठीक है ना, चलिए जब ये वो नहीं आया तो दूसरा को चेक करना व्यर्थ है। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को जो है हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन सी में है x बराबर 5 और y बराबर 9। x बराबर कितना है 5 और y बराबर 9, तो 5 तो 5 तिया 15 और 9 दूना 18। ठीक है, प्लस में 3, देखिए यहाँ पे घट के ये -3 और +3 ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये 0 के बराबर तो हो गया। जब 0 के बराबर हो गया तो हमको इसको भी चेक करना है, यानी ऑप्शन सी हम चेक कर रहे थे। तो x बराबर कितना जी 5 ना, तो 5 के कितना हुआ 20 और y बराबर कितना है यहाँ पे, y बराबर यहाँ पे है 9, 9 है तो 9 तिया 27, प्लस में कितना होगा 27 और यहाँ पे -47। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किए हैं, 5 है, 5 तिया गलत कर दिए हैं ना जी, गलत तो कर दिए हैं।
पाँच पाँच है तो पंचों के कितना हुआ 20 है ना, तो 20 और 27 कितना होता है 47, और घटा के ये 47, ये तो जीरो हो गया। और यहाँ पर भी आपको जीरो ही लाना था, यानी ये दोनों समीकरण को जो है संतुष्ट कर दिया। जब दोनों समीकरण को बाबू संतुष्ट कर दिया तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी x बराबर 5 और y बराबर 9, यही इस समीकरण के लिए हल होगा और आपके लिए आंसर होगा। ठीक है, और इसको जो है आप जैसे आप हल निकालते हैं उस तरीका से भी हल कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए इस चैप्टर से 54 को क्वेश्चन हम छांटे थे। यकीन मानिए अगर ये 54 का 54 क्वेश्चन आपने सही किया होगा या इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 10 से 15 नंबर कोई नहीं काटेगा। इस चैप्टर से आपको 10-15 नंबर रहता ही रहता है, और जितना भी टाइप जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरे पे आप विश्वास कर सकते हो, है ना। अगर कोई क्वेश्चन जाता भी है तो वो एक्स्ट्रा में होगा, लेकिन कम से कम यहाँ से आप 10-15 नंबर जो है लेके आ सकते हो। अब जो है इसका सेकंड वीडियो आएगा जो सब्जेक्टिव के लिए रहेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उस चीज़ को जो हम लोग सोल्व करेंगे। जब आपने इस चीज़ को देख लिया तो उस चीज़ को भी जाके देख लीजिएगा, और जब उस चीज़ को आप देख लीजिएगा बाबू तो आपका जो है 15 से लगभग 20 नंबर तक जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से कवर हो जाएगा। कोई भी बच्चा जो है ना बाबू, अगर कोई भी 5 को चैप्टर को बढ़िया से देख ले, 5 को चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, 5 को चैप्टर को बढ़िया से देख लेना तो उसी 5 को चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिवीजन का नंबर ला सकते हो। कितना? फर्स्ट डिवीजन का नंबर, यानी 60+ नंबर ला सकते हो। जब उस कम से कम 10 नंबर क्या कहते हैं 10 को चैप्टर को फोकस कर दिया तब तो वो मैथ में टॉप कर सकता है, आराम से टॉप कर जाएगा। ठीक है ना, वो टॉप मैं करवाऊंगा। जितना भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ना, सभी क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बीच बीच में हमने छोड़ा है, सबको अलग अलग स्टेप तक लेके गए हैं, उसके बाद छोड़े हैं। अगर उसके आगे आप कर लेते हो इसका मतलब जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर करने में थोड़ा सा परेशानी होता है इसका मतलब ये हुआ आपका प्रैक्टिस का कमी है, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इसका मतलब ये हुआ जो आप गणित पे समय नहीं देते हो। ठीक है ना, तो चलिए ये था आपका 54 को क्वेश्चन इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे अनुसार, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ना है। जितना भी मैं बात यहाँ पे बताया हूँ सभी को एक बार फिर से वीडियो को चलाइएगा, उस चीज़ को देखिएगा, और सभी क्वेश्चन पे आप अपना कमेंट बना लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कम से कम आप अपने 3 गो दोस्त को मेरे बारे में यानी साइको सूरज, उसके बाद इस चैनल के बारे में यानी मैथ्स लैब साइको सूरज, इसके बारे में आप जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। धन्यवाद।